गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी 4th क्लास है। आज हम लोग सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सप्लाई का चैप्टर ना जीएसटी के सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज हम लोग सप्लाई पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सारा कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। तो एकदम इत्मीनान से बैठेंगे और पूरा ना फोकस्ड रह के बैठेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ना डायग्राम मेरे को शेयर करना है आप लोगों के साथ। ये आपकी किताब में है, चार्जेबिलिटी वाले चैप्टर में। हम लोग इसको एक बार देख लें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एक फनल की तरह बना हुआ है और प्लस इसमें एक रोड भी है। इसको बोलते हैं ना 5 फिल्टर वाला फनल डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, पहला फिल्टर क्या दिखा रहा है आपको, देखिए आप। पहला फिल्टर है गुड्स एंड सर्विस का, मतलब जो चीज गुड्स एंड सर्विस है वही यहां से फिल्टर होकर नीचे जाएगी। जो चीज गुड्स या सर्विस ही नहीं है वो तो यहां से फिल्टर होकर नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि मनी एंड सिक्योरिटीज, क्योंकि वो तो गुड्स एंड सर्विस दोनों के डेफिनेशन से ही बाहर जा चुका है, तो वो तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, मतलब उस पर तो फर्दर जीएसटी लगने का कोई स्कोप नहीं है। सेकंड फिल्टर आइए। सेकंड फिल्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई। ऐसा बहुत सारा चीज होगा जो गुड्स और सर्विस तो बन गया है, गुड्स और सर्विस तो बन गया है, लेकिन वो सप्लाई नहीं बना, वो सप्लाई नहीं बना। तो यहीं से फिल्टर आउट हो जाएगा, यहीं से फिल्टर आउट हो जाएगा। दिस इज आवर सेकंड फिल्टर। थर्ड कम्स इंटर और इंट्रा। इंटर और इंट्रा का मतलब हम लोग को पहले से ही पता है। इंटर का मतलब क्या है, आईजीएसटी लगेगा। इंट्रा का मतलब क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। करेक्ट है ना। इंटर का मतलब है आईजीएसटी और इंट्रा का मतलब है सीजीएसटी एसजीएसटी प्लस वन मोर थिंग इज अवेलेबल फ्रॉम दिस फिल्टर। क्या है बताओ तो। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जाएंगे ना, तो वहां पे कुछ कुछ कैटेगरीज दिया हुआ है, कुछ कुछ ऐसा इंसान है जिसको ना मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत है। उस पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करता। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक बेस लिमिट है 20 लाख का। ऑफ कोर्स उसमें वेरिएशन है अप और डाउन दोनों तरफ में, लेकिन कुछ जन ऐसे होते हैं जिनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सपोज करो कोई इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है 1 लाख रुपया का भी, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये फिल्टर से हमको क्या पता चला, ये फिल्टर से हमको 2 चीज पता चला कि भाई सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्या आईजीएसटी लगेगा, पहला। सेकंड, हमको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट होता भी है या नहीं। अच्छा, जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिर्फ इस पे फिक्सेट मत कर जाना, ऐसा 12 to 13 कंडीशंस होता है, ठीक है ना। सॉरी 12 to 13 कंडीशंस नहीं होता, 12 to 13 क्लास या कैटेगरी ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जिनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है लेना। तो सिर्फ उसी चीज पे फिक्सेट मत कर जाना, ठीक है। फोर्थ फिल्टर क्या है बताओ तो। फोर्थ फिल्टर है रजिस्ट्रेशन का फिल्टर। रजिस्ट्रेशन का फिल्टर यानी अगर आपको रजिस्टर होने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो जीएसटी पे करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। अगर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो मैं जीएसटी भी नहीं पे करूंगा। अच्छा, कौन रजिस्टर्ड नहीं और किसको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कहां पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कोई छोटा मोटा किराना का दुकान है, वो मात्र 10 लाख रुपया कमाता है, मात्र 10 लाख रुपया कमाता है, और किराना का दुकान तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता है ना। जनरल केस में बता रहे हैं, जेनरिक मतलब आगे स्पेसिफिसिटी में मत चला जाना। जनरली तो लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई ही करेगा ना, तो उन लोग को तो रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उन लोग को तो रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो बाबू रजिस्ट्रेशन लेने का ही रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, तब तो आपको जीएसटी पे करने का लायबिलिटी अराइज ही नहीं होता है। दिस इज आवर फोर्थ फिल्टर। गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ फिल्टर पे आते हैं। फिफ्थ फिल्टर क्या है, एग्जेम्पशन। सपोज करो आपका गुड्स एंड, जिस चीज में आप डील कर रहे हो ना, वो गुड्स एंड सर्विस है, उसमें डील करने के वजह से जो एक्टिविटी हो रहा है ना, वो सप्लाई भी है,
ओके, इंटर इंट्रा जो है वो डिसाइड कर चुके हैं अपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी भी है। बट आप जिस चीज में डील कर रहे हो ना, आप जिस चीज में डील कर रहे हो, गवर्नमेंट उसमें एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ला के रखा है। हम लोग ऑलरेडी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का मतलब पढ़ चुके हैं, कल मैंने डेफिनेशन पढ़ाते हुए बताया था आप लोगों को। कोई चीज या तो होलली एग्जेम्प्ट हो सकती है, या तो फिर 50%, 40%, 60%, कोई भी एक परसेंटेज में एग्जेम्प्ट हो सकती है। तो गवर्नमेंट ये कर सकता है ना कि कोई प्रोडक्ट या कोई कमोडिटी को जीरो रेटेड कर दे, होलली एग्जेम्प्ट कर दे, सॉरी जीरो रेटेड गलती से निकल गया, जीरो रेटेड इज एक्सपोर्ट। कोई भी कमोडिटी या सर्विस को होलली एग्जेम्प्ट कर सकती है। होलली एग्जेम्प्ट मतलब 100% एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, 100% एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। तो एग्जेम्पशन अगर आपको मिल जाएगा तो क्या आपको जीएसटी देने का लायबिलिटी आएगा क्या? नहीं। अगर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आपको आ गया है उस प्रोडक्ट के लिए जिसमें आप डील कर रहे हो, तो उसमें आपको जीएसटी देने का लायबिलिटी नहीं आएगा। इट इज ओनली व्हेन आपका प्रोडक्ट जो है एग्जेम्प्ट नहीं है तभी आप आगे बढ़ोगे ना। अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो आप आगे बढ़ जाओगे, तो एग्जेम्प्ट अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और जीएसटी लायबिलिटी जो है मेरा वो अराइज हो जाएगा। क्या हम लोग यहां तक क्लियर हो पा रहे हैं? क्या सबको समझ में आया? एक बार ऊपर यहां पे आ जाओ। यहां पे मैंने ना दो छोटा सा बात लिखा है, समझ लो प्लीज। प्राइमरली जीएसटी लायबिलिटी अराइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होगा कि आपका जो कमोडिटी है, आपका जो गुड्स है या आपका जो सर्विस है, वो गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाना चाहिए। अगर फॉल नहीं कर रहा है तो तब तो ऐसे जीएसटी के बाहर हो गया, तब तो ऐसे जीएसटी के बाहर हो गया ना। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? वो चीज सप्लाई भी बनना चाहिए। कल हम लोग एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात किए थे। एक्शनेबल क्लेम इज इंक्लूडेड इन, प्लीज टेल मी व्हाट? गुड्स। गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडेड है। ठीक है। तो लेकिन सप्लाई के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि शेड्यूल 3 में जाके कि अगर एक्शनेबल क्लेम लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग है तो ठीक है, उस पर जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन बाकी कोई भी तरह का एक्शनेबल क्लेम जो होगा ना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा और ना ही उसको सप्लाई माना जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या अपने? तो दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या हुआ? गुड्स और सर्विस होना चाहिए एज पर जीएसटी एक्ट, और सप्लाई के कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या हो सकता है? एक्सेप्शन क्या हो सकता है? एक्सेप्शन दो ही हो सकता है, या तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल ही नहीं हो, या तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल ही नहीं हो, तब आपका लाइबिलिटी खत्म, जीरो, कुछ नहीं करना आपको। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सॉरी दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन है आप लोगों के लिए एग्जेम्पशन। अगर आप जिस प्रोडक्ट या कमोडिटी या सर्विस में डील कर रहे हो, अगर वो एग्जेम्प्ट है, तब तो आपको जीएसटी का लायबिलिटी नहीं आएगा ना। क्या ये फनल डायग्राम क्लियर हुआ क्या? इसमें 5 तरह का फिल्टर है। पहला फिल्टर है गुड्स एंड सर्विस का, उसके बाद वाला फिल्टर है सप्लाई का, उसके बाद वाला फिल्टर है इंटर या इंट्रा होने का, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद है एग्जेम्पशन। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो अभी हम लोग पहला लेवल जो है वो क्लियर कर चुके हैं। हम लोग समझ चुके हैं कि गुड्स और सर्विस क्या है। हम लोग आ गए हैं दूसरे पड़ाव पे। दूसरा पड़ाव क्या है? सप्लाई। दूसरा पड़ाव सप्लाई है। आगे और भी पड़ाव आएंगे जिंदगी में, उस पर चर्चा बाद में होगा। ठीक है। अभी हम लोग वापस से सप्लाई के चैप्टर में आ जाएं। प्लीज खोल लो पेज नंबर 3.1। डायग्राम का टेंशन मत लेना, वो ऑलरेडी चार्जेबिलिटी का चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, वो चार्जेबिलिटी का चैप्टर में दिया हुआ है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे एक बार। सेक्शन 7 के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं 1-2 बार। ठीक है। सेक्शन 7 का 4 हिस्सा क्या है? एक है मेन हिस्सा जो सेक्शन के अंदर बताया गया है। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है एक्सेप्शंस।
जहां पे कंसिडरेशन अगर पास नहीं भी हो रहा है सप्लायर को, तब भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। जहां पे कंसिडरेशन पास नहीं भी हो रहा है अगर सप्लायर को, तब भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। दैट इज शेड्यूल 1। सेकेंड शेड्यूल में क्या बात है? सेकेंड शेड्यूल में ना हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। सुनना, कोई भी तरह का एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस जो कि सप्लाई है, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी सप्लाई है, उसको गवर्नमेंट क्लासिफाई कर रही है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आ गया क्या? शेड्यूल 2 में क्या बात बोला है? शेड्यूल 2 में इस चीज का फाइट है कि कौन सा चीज सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा और कौन सा चीज सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा। इसमें ये लोड नहीं है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई है भी या नहीं। सप्लाई तो वह ऑलरेडी है, सप्लाई तो ऑलरेडी है। अपने को क्या डिटरमाइन करना है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्लियर है? तो थर्ड शेड्यूल में आते हैं। थर्ड शेड्यूल क्या बोल रहा है? थर्ड शेड्यूल ये बात बोलता है कि भैया ये वाला जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये एक्सक्यूज मी, ये एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ना, ये नाइदर सप्लाई है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है, नाइदर नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ना ही तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये हो गया 4 हिस्सा स्कोप ऑफ सप्लाई का। स्कोप ऑफ सप्लाई कहां पे आता है? सेक्शन 7 में। आर वी क्लियर? लिख लेते हैं एक बार थोड़ा। 1 2 3 4। इन सब चीज के लिए हायरार्की डायग्राम बनाने का रिक्वायरमेंट था क्या? हर जगह जब भी बुक खोलते हैं ना, वहां पे एक हायरार्की डायग्राम बनाया हुआ रहता है इस चीज के लिए। मेरे हिसाब से तो रिक्वायरमेंट नहीं है, और तुम लोग को भी अब रिक्वायरमेंट नहीं महसूस हो रहा होगा। सेक्शन 8 क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 8 बोलता है कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई के बारे में। उस पर हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं। अभी हम लोग सप्लाई का जो पोर्शन है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाओ सेक्शन 7। सेक्शन 7 में ना फर्स्ट बॉक्स जो है वो क्या बोल रहा है हम लोग को? वो कंडीशंस बता रहे हैं। वो बोल रहा है ना कि 3 तरह का कंडीशंस होता है कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन को सप्लाई क्लासिफाई करने के लिए। कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन को सप्लाई क्लासिफाई करने के लिए 3 कंडीशंस मीट होना चाहिए। तो लिख दें क्या यहाँ पे? C1, C2 और C3। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। तो कंडीशन 1 क्या बोल रहा है? कंडीशन 1 8 प्रकार का फॉर्म्स बताता है सप्लाई का। 8 टाइप्स बताता है सप्लाई होने के लिए। क्या क्या है? सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल। अपने को क्लियर हो गया क्या? 8 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर एक्टिविटीज बता रहा है। ये 8 ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटी होना चाहिए सप्लाई होने के लिए। अपने सेल ऑलरेडी समझते हैं कि सेल क्या होता है। ट्रांसफर मतलब क्या होता है? भेजना। आप किसी को सामान भेज रहे हो, ट्रांसफर कर दिए हो, ठीक है ना, ट्रांसफर कर दिए हो। जनरली क्या होता है? 2 ब्रांच ऑफिस के बीच में ये सब काम होता है। फैक्ट्री से शोरूम तक ये काम होता है, ठीक है ना, हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद आता है बार्टर, इस पे बाद में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक्सचेंज, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा बाद में होगा। लाइसेंस तो हम लोग को पता है, लाइसेंस तो हम लोग को पता है कि कोई एक आदमी होगा, लेट से वो एक अलग तरह का मशीनरी बना लिया और वो उस पर कॉपीराइट करा लिया, IPR लगवा लिया कि भाई ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। अगर आपको ऐसा मशीन बनाना है तो आपको मेरे से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप वो बना पाओगे, तभी आप वो बना पाओगे, ठीक है ना। तो लाइसेंस। रेंटल क्या हुआ? भाड़ा पे मैंने मशीन दे दिया है किसी को तो रेंट मिल रहा है मुझे। रेंट और लीज ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसके डिफरेंस पे तो हम लोग समय नहीं बर्बाद कर सकते ना, सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट कि रेंट और लीज ऑलमोस्ट एक ही तरह का चीज होता है।
है ना। आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजल, डिस्पोजल पे भी ना बाद में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। अभी आ जाते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अगर ये सब एक्टिविटी हो रहा है आपका, ठीक है, तो इसके बदले में आपको कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब सप्लायर को कंसिडरेशन रिसीव होना चाहिए, आइदर सप्लायर और समवन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ठीक है, ये तो हम लोग कंसिडरेशन का डेफिनेशन में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं ना, इसमें तो कोई लोड नहीं है। तो कंसिडरेशन इज अ मस्ट, कंसिडरेशन होना मस्ट है, एकदम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है। थर्ड कंडीशन क्या आता है बताओ? थर्ड कंडीशन ये बोल रहा है ना कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो कंसीडरेशन फ्लो कर रहा है सप्लायर के पास, ये किस पर्सपेक्टिव में होना चाहिए? ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। ये पर्सनली अगर कोई कुछ काम कर रहा है, सपोज करो वो सेल कर रहा है, उसके लिए उसको कंसीडरेशन मिल रहा है, तो क्या उसको हम सप्लाई मान लेंगे क्या? नहीं, हम सप्लाई तभी मानेंगे जब ये सारा एक्टिविटी कंसिडरेशन का ट्रांसफर होना बिजनेस के पर्पस के लिए हो रहा हो या फिर बिजनेस को बढ़ाने के पर्पस के लिए हो रहा हो। क्या हम लोग को 3 कंडीशन समझ में आ गया क्या? जिसके होने की वजह से ही सप्लाई हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है क्या? यहां पे लिख दूं एक बार। यहां पे 3 कंडीशंस बताया हुआ है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, कभी भी दरकार होगा तो यूज कर लेंगे। ओके है, आ जाओ आप नेक्स्ट बॉक्स में। नेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग सा बॉक्स है। समझें क्या है? कहानी सुनो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक बार कहानी सुनो, डायग्राम भी दिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा, एक बार लेकिन कहानी सुनना। 20 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स लोग ना मिलके एक एओपी बना लेता है। क्या बना लेता है? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, ये 20 क्वालिफाइड आदमी लोग क्या है? ये 20 क्वालिफाइड आदमी लोग का क्वालिफिकेशन क्या है? कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई CWA है, कोई CS है, कोई लॉयर है, और लॉयर भी सब प्रकार का लॉयर है, क्रिमिनल भी है, सिविल लॉयर भी है, ठीक है ना, सारे तरह का है। प्रॉपर्टी लोग के लिए अलग लॉयर जो होता है, जो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करता है, उस तरह का लॉयर भी है। मतलब ये एकदम पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, ड्रीम 11 टाइप का टीम है, जहां पे सब कोई अवेलेबल है ना। CA भी अवेलेबल है, CS भी अवेलेबल है, CWA भी अवेलेबल है, और लॉयर भी अवेलेबल है। तो सारा टाइप ऑफ कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया जा सकता है, सारा टाइप ऑफ कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये AOP जो फॉर्म हुआ है ना, ये 20 पीपल मिलके AOP फॉर्म किए हैं। तो ये AOP जो फॉर्म हुआ है ना, वो आउटसाइडर लोग को सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो आउटसाइडर लोग को सर्विस प्रोवाइड करेगा। जब वो आउटसाइडर लोग को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो तो आराम से सप्लाई माना जाना चाहिए। जब आउटसाइडर को आप सप्लाई कर रहे हो सर्विस, तो आपको कंसिडरेशन भी दे रहे हैं, ये बिजनेस के लिए भी हो रहा है, ठीक है, और ये तो आप सेल कर रहे हो ना अपना सर्विसेज का, तो ये तो सारा क्राइटेरिया मीट करता है सप्लाई होने के लिए। मेरा डाउट और गवर्नमेंट का डाउट क्या है सुनना। गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर AOP अपना मेंबर को, AOP अगर अपना मेंबर को सर्विस दे रहा है तो क्या होगा? AOP अगर अपना मेंबर को सर्विस दे रहा है तो क्या होगा? तो 2 बातें हो सकती है, 2 बातें हो सकती है। एक कि आपको कंसिडरेशन मिला कि नहीं, यानी कि AOP के पास कंसिडरेशन में गया कि नहीं गया, ठीक है। और दूसरा, सॉरी, पहला होगा विथ कंसिडरेशन और दूसरा होगा विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। पहला में क्या हुआ कि आप कंसिडरेशन दे रहे हो AOP को, दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि आप कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो। आ जाओ डायग्राम में, अब दिखाते हैं आपको डायग्राम। मैं यहां पे 2 मिनट रुकूंगा, आप लोग देख लो डायग्राम को अच्छी तरह से, ठीक है। जो मैं बोला हूं ना अभी तक वही किया हूं मैं, देखो आप। 20 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, CA, CS, लॉयर, CMA, ओके है क्या? ये लोग मिलके एक AOP या फिर JV, कुछ भी एक ही है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होना चाहिए।
अपार्ट फ्रॉम पर्सन, कुछ भी हो चलेगा। तो एओपी या फिर जेवी है, अपने क्लियर हैं क्या इस बात पे? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइडर को, तो जब आउटसाइडर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो सप्लाई बनेगा ही बनेगा, उसमें तो अपने को कोई डाउट है ही नहीं। अपना डाउट आता है इस चीज में और इस चीज में। क्या है ये? एक है विथ कंसिडरेशन और एक है विदाउट कंसिडरेशन। तो गवर्नमेंट हम लोग को क्या बोल रही है, हम लोग समझते हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर एओपी अपना मेंबर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं सर्विस बोल रहा हूं तो आप गुड्स अपने आप ही कंस्ट्रू कर लेना, गुड्स और सर्विस, ठीक है ना। अगर एओपी अपना मेंबर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विथ कंसिडरेशन, then it will be classified as supply, ओके है क्या? और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या होगा जी? अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या होगा? तब सप्लाई नहीं होगा, सिंपल है, नो सप्लाई। क्लियर है क्या यहां तक? अपने गवर्नमेंट ये बात बोलना चाहता है सेकंड वाले बॉक्स से, गवर्नमेंट ये बात बोल रहा है हम लोग को सेकंड वाले बॉक्स में। मेरे को एक छोटा सा चीज बताना, ये खाली 20 जन के लिए तो नहीं किया गया होगा ये काम, ये प्रोविजन जो है 20 जन के लिए तो नहीं किया गया होगा ना? तो अभी हम कुछ लिखेंगे, उससे सहमत हो कि नहीं बताना। 1 लाख आदमी अगर ऐसा काम कर रहा है मिलके, या मेंबर है कोई एओपी का या जेवी का, ठीक है, तो क्या वो एओपी जब इनको सर्विस देगा वो जीएसटी फ्री हो जाएगा? विथ कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं मैं, नहीं होगा ना। इट इज नॉट मेड फॉर 20, इट इज मेड फॉर एनी नंबर ऑफ पीपल, इट इज मेड फॉर n नंबर ऑफ पीपल। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहां पे 20 के बदले ना सिर्फ 3 जन है, तब भी तो ये काम होगा ही ना, तब भी तो ये काम, ये प्रोविजन वर्क करेगा ही ना। इट विल बी नो डिफरेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? एकदम क्लियर है ना? अब मैं एक नेक्स्ट बात बताता हूं, गवर्नमेंट ने ये काम किया क्यों? गवर्नमेंट ने ये काम किया क्यों? गवर्नमेंट ने ये काम इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि सप्लायर और रिसिपिएंट मिलके एक जेवी या एओपी बना ले और उसमें विथ कंसिडरेशन काम करता रहे और टैक्स इवेड होता रहे। गवर्नमेंट बोला हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन द अबव एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल, अगर ये 20 जन ओपन हो जाए इस बात के लिए कि हम और भी जन को एंट्री दे देंगे अपने एओपी पे, ठीक है ना, इन 20 क्वालिफाइड प्रोफेशनल का लेट्स से 10 बड़ा क्लाइंट है जो मेजॉरिटी काम इन लोग को देता है, तो ये 10 बड़ा क्लाइंट के लिए जब ये लोग बिलिंग करता है, ये 10 बड़ा क्लाइंट के लिए जब ये लोग बिलिंग करता है तो उसमें तो जीएसटी इन लोग को देना पड़ता है। लेकिन ये लोग क्या बोला, हम एओपी बना लेंगे, किसके साथ मिलके? कस्टमर के साथ मिलके, हम कस्टमर के साथ मिलके एओपी बना लेंगे। और हमने तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कर रखा है, ठीक है, हम तो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी किए थे। अच्छा, एक बीच में डिटूर कर रहे हैं, ये लोग, ये 20 प्रोफेशनल्स जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या उसमें जीएसटी लगना चाहिए क्या? नो, दैट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दैट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उस पर नो सप्लाई नो जीएसटी, ठीक है। वापस आ जाता है इस बात पे कि ये लोग सोचा, 20 जन सोचा मिलके कि 10 जन को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अगर 10 जन को हम साथ में ले लेंगे तो उन लोग के साथ जो ट्रांजैक्शन करेंगे ना उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग बोल देंगे कि हम लोग तो 2 सेपरेट आदमी हैं ही नहीं, हम लोग तो 2 सेपरेट आदमी हैं ही नहीं, वी आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर हेल्पिंग ईच अदर, वी आर हेल्पिंग ईच अदर। गवर्नमेंट बोला कि ऐसा नहीं
हो सकता। आप लोग फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक्ट अलग अलग आदमी माने जाओगे। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक्ट आप अलग अलग आदमी माने जाओगे। आइए इसको पढ़ें। You will get the diagram separately, don't worry about it. The activities or transaction by a person other than an individual, यहां पे आप लिख सकते हो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, नेचुरल पर्सन को छोड़ के कोई भी आदमी, टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा, या तो मेंबर लोग को एओपी सर्विस प्रोवाइड करे, चाहे जो मेंबर है वो एओपी को सर्विस प्रोवाइड करे। फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन, मतलब विथ कंसीडरेशन वाला बात बोल दिया गया है। अगर विथ कंसीडरेशन वाला बात बोल दिया गया है तो विदाउट कंसीडरेशन वाला बात तो डिफॉल्ट में आ ही गया ना, कि विदाउट कंसीडरेशन हम सप्लाई नहीं मानेंगे। विदाउट कंसिडरेशन हम सप्लाई नहीं मानेंगे। यहां तक अपने को क्लैरिटी है क्या? फिर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है? कोई भी लॉ में अगर ऐसा बात लिखा हुआ है, कोई भी लॉ में ऐसा अगर बात लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और उसका मेंबर अलग अलग आदमी नहीं है, तो उसको जीएसटी के पर्पस से मानेंगे कि अलग अलग आदमी है। डोंट राइट दिस प्लीज, ठीक है, पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाई क्लेरिफाइड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, कोई भी और लॉ में ऐसा अगर कंटेन्ड है, ऐसा कोई बात है, तो हम उसको नहीं मानेंगे, नकार देंगे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, कोर्ट का अगर कोई ऐसा ऑर्डर या जजमेंट आया होगा तो उसको भी नहीं मानेंगे। ये जजमेंट या ऑर्डर कौन पास करता है? ट्राइब्यूनल पास करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी लेवल पे पास हो सकता है, ठीक है। वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन्स एंड सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इंटर से शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम वन सच पर्सन टू अनदर। क्लियर है क्या? दो अलग अलग आदमी माने जाएंगे और इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है विथ कंसीडरेशन तो उसको सप्लाई भी मानेंगे। हम लोग मैट में दिया हुआ एक एग्जाम्पल पे चलें क्या एक बार? आप देखो यहां पे ब्लू बॉक्स पे आ जाओ। फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, मेंबर एंड बीओआई या एओपी जो भी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, शैल बी कंसिडर्ड डीम्ड सेपरेट पर्सन। ट्रांजैक्शन बिटवीन सच पार्टीज विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। जीएसटी विल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। नो कंसिडरेशन इन एनी फॉर्म इज मेड फ्रॉम मेंबर टू एओपी और बीओआई, देन सच ट्रांजैक्शन विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई एंड विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। क्लियर है क्या हम लोग? यहां पर वापस आ जाइए पेज नंबर 3.2 पे। 3.2 पे वापस आ गए हम लोग। थर्ड बॉक्स पे आए एक बार, थर्ड बॉक्स पे आ जाऊं। थर्ड बॉक्स जी क्या बोल रहा है? बी को काट दो प्लीज। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब यहां पे कंसिडरेशन मिल रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सर ये है कि पर्सोनल और बिजनेस, कोई भी पर्पस के लिए अगर हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो उस पे जीएसटी, सॉरी, उसको सप्लाई मानेंगे और अकॉर्डिंगली जीएसटी लगेगा। क्लियर है क्या ये बात? ये तो सिंपल छोटा सा लाइन था। यहां पे ना मेन बात जो सेक्शन 7 का है वो खत्म हो गया। अब शेड्यूल्स के बारे में बात है। यहां पर जो है मेन बात जो है वो खत्म हो गया।
रिवाइज कर लें इस चीज को। पहला वाला बात क्या बोल रहा है, 3 कंडीशंस जिसके फुलफिल होने के बाद ही सप्लाई माना जाएगा, या तो सेल हो, या तो ट्रांसफर हो, या तो एक्सचेंज हो, या तो बार्टर हो, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ठीक है, ये एक्टिविटी होने पर ही माना जाएगा कि सप्लाई है। लेकिन ये किसके साथ एकम्पनी करना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। ये काम किसके लिए कर रहा है, ये एक्टिविटी, ये कंसिडरेशन का फ्लो, ये एक्टिविटी बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट वाले में बोलता है कि अगर कुछ लोग मिलके एओपी या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बना लिए हैं, तो वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और उसका जो मेंबर है, अगर इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है विथ कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, इसको सप्लाई माना जाएगा। आर वी क्लियर। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको भी सप्लाई माना जाएगा। फर्स्ट बॉक्स पे हम लोग 2-4 शब्द पढ़े थे जिसका मीनिंग ना थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक है, क्या क्या था वो, बार्टर, एक्सचेंज और डिस्पोजल। आओ उसको क्लेरिफाई करते हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाओ प्लीज, नेक्स्ट पेज में एक बार आ जाओ। जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई, ये ग्रीन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है सेल या कोई भी और तरह का फॉर्म ऑफ सेल। तो यहां पे देखो लिखा हुआ ना, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कंसिडरेशन इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन हैज टू बी देयर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, बार्टर का मतलब समझते हैं। बार्टर कुछ ऐसा नहीं है क्या, वो क्या मोहनजोदाड़ो था ना एक फिल्म ऋतिक का, उसमें दिखा रहा था कि बार्टर एक्सचेंज चल रहा है। एग्जाम्पल दो एक बार्टर का जो पहले जमाने में होता था। क्या होता था, सपोज करो मेरे पास एक गाय है और मेरे को ना बकरी का दरकार है, तो हम गाय दे देंगे और हम बोलेंगे भाई हम तो गाय दे रहे हैं, इसके बदले में ना आप मेरे को 4 बकरी दे दो। 1 गाय इज इक्वल टू 4 बकरी। ये ऐसा हुआ करता था। ठीक है, और क्वांटिटी और क्वालिटेटिवली हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे कि 4 बकरी इज इक्वल टू गाय, क्या वो मत करना। जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक रेफरेंस है बस कि बार्टर क्या होता था। तो आज के टाइम में भी ना, आज के टाइम में भी कुछ लोग ना सोचते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो कर लो, बहुत अच्छा बात है। अगर आप बार्टर में कुछ एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन या कोई अरेंजमेंट कर रहे हो कर लो, लेकिन जीएसटी तो देना पड़ेगा। कैसे समझते हैं, ये एक लड़का है जो मोबाइल शॉप ओन करता है और ये जो है ये वॉच शॉप ओन करती है। ठीक है, ये लोग सोचा आपस में कि हम लोग ना एक्सचेंज कर लेते हैं एक बार अपना प्रोडक्ट। क्या मतलब है, इसको मोबाइल का दरकार, इसको घड़ी का दरकार था तो इसने घड़ी इससे ले लिया, इसको मोबाइल का दरकार था तो इसने मोबाइल परचेज कर लिया इससे। बट इसके लिए ना ये लोग कोई कंसिडरेशन नहीं दिए, कोई कंसिडरेशन नहीं दिए। इक्वल अमाउंट का और लेट्स से नॉन इक्वल अमाउंट का प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लिए और बोले कि ये तो सिंगल ट्रांजैक्शन है और कंसिडरेशन तो इधर उधर हुआ ही नहीं है, तो सप्लाई नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब जीएसटी के परव्यू से बाहर चला जाना चाहिए ना। तो तुम क्या बोलोगे, कंसिडरेशन का डेफिनेशन भूल गए हो क्या? कंसिडरेशन का डेफिनेशन में क्या लिखा है, मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी तो है ना, तो सप्लाई तो बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा तो जीएसटी भी लगी जाएगा। तो जीएसटी के बाहर कैसे चला जाएगा, जीएसटी के बाहर तो नहीं जाना चाहिए ना, सिंपल सा चीज है। यही बात यहां पे लिखा हुआ है। तो इस तरह का बार्टर अरेंजमेंट में ना 2 तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा बोलेगा, गवर्नमेंट क्या बोला कि पहला मोबाइल फोन सेल हुआ, दूसरा वॉच सेल हुआ। बट एक बहुत बड़ा ना समस्या है। समस्या क्या है कि वैल्यू नहीं है अपने पास टैक्सेबल वैल्यू है ही नहीं। अगर टैक्सेबल वैल्यू नहीं है अपने पास तो जीएसटी कैसे निकालोगे?
टैक्सेबल वैल्यू अगर नहीं है तो जीएसटी कैसे निकालोगे? अगर टैक्सेबल वैल्यू एब्सेंट होता है तो अपने मार्केट वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे, मार्केट वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे। लेट्स से कि मार्केट वैल्यू भी डिटरमाइनेबल नहीं है, नहीं डिटरमाइन हो रहा है, नहीं पता चल रहा है कि मार्केट में कितना में मिलेगा। घड़ी और मोबाइल का बात नहीं कर रहा हूं, कुछ इस तरह का भी तो कमोडिटी हो सकता है, सर्विस हो सकता है, जिसका एक्सचेंज जब हो रहा है तो उसका जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करने में दिक्कत हो और उसका मार्केट वैल्यू इजीली डिटरमाइनेबल नहीं हो। अगर उसका मार्केट वैल्यू इजीली डिटरमाइनेबल नहीं है देन वी विल गो टू वैल्यूएशन रूल्स। ठीक है, जीएसटी एक्ट के द्वारा वैल्यूएशन रूल्स दिया गया है, आप वैल्यूएशन रूल्स को लगाइए, वैल्यू डिटरमाइन करिए, जीएसटी का रेट के साथ मल्टीप्लाई करिए, जीएसटी लेके आइए और जीएसटी का लायबिलिटी का भुगतान करिए। क्लियर है क्या ये बात? सिंपल था, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं। और बार्टर वैसे भी कल एक बार कवर किए थे हम लोग डेफिनेशन में। आगे आ जाओ, एक्सचेंज के बारे में बात किया है। सबसे ज्यादा एक्सचेंज वाला बात बोलता कौन है? गाड़ी वाला लोग, गाड़ी वाला लोग बोलता है ना कि आ जाओ एक्सचेंज करा लो मेरे से, मेरे एक्सक्यूज मी मेरे पास एक नया गाड़ी है, ठीक है, कार डीलर लोग क्या बोलता है कि आप आइए अपना पुराना गाड़ी मेरे को दीजिए और नया गाड़ी ले जाइए, आपको एक्सचेंज वैल्यू मिल जाएगा उसका। इसका क्या मतलब है सर, एक बार बताइए प्लीज। लेट्स से तुम्हारा गाड़ी का कॉस्ट है 15 लाख रुपया, तुम्हारा गाड़ी का जो लेना चाहते हो तुम उसका कॉस्ट है 15 लाख रुपया, तो तुमको वो गाड़ी परचेस करना है। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सेकेंड हैंड कार है हाथ में, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कार है, तो तुम क्या चाहोगे कि वो गाड़ी मैं दे दूं और नया गाड़ी ले लूं, वो गाड़ी मैं दे दूं नया गाड़ी ले लूं। तो कार डीलर जो है वो तुमको बोल रहा है कि आपका पुराना गाड़ी का ना 5 लाख रुपया दे देंगे आपको, ठीक है, तो आपको बैलेंस कितना देना पड़ेगा मेरे को? 10 लाख रुपया। तो इस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन का अमाउंट क्या है हमको बताओ प्लीज। इस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन का अमाउंट क्या है बताओ प्लीज। इस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन का अमाउंट इज नॉन मॉनिटरी वैल्यू विच इज 5 लाख रुपीज जो कि एक्सचेंज में हमको मिल रहा है, प्लस 10 लाख रुपीज कंसिडरेशन जो हम पे कर रहे हैं। तो मेरा कंसिडरेशन इन टोटल कम्स टू 15 लाख। तो जीएसटी कितना पे लगना चाहिए, 10 लाख पे कि 15 लाख पे? जीएसटी कितना पे लगना चाहिए, 10 लाख पे कि 15 लाख पे? सर 15 लाख पे, 15 लाख पे ना जीएसटी लगना चाहिए। और जीएसटी का रेट आपको पता होगा, आप जीएसटी का लायबिलिटी निकाल पाओगे। एकदम सिंपल सा बात था, कोई भी डिफिकल्टी नहीं था ना इसमें। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आगे जा रहा हूँ। इसको पढ़ने का बहुत ज्यादा मतलब इजी लैंग्वेज, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो भी ग्रे शेडिंग में एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ना, ये आपकी आईसीआई के मैट में था, ठीक है। A company transfers good from its factory to the depot for sale purpose. This is transfer of goods where the sale has not yet taken place. ओके है। डिस्पोजल पे आ जाएं। डिस्पोजल क्या होता है, कल इसको कवर किए थे अच्छा से, एक बार वापस से बता दे रहा हूं, ठीक है। कोई एक फैक्ट्री है, सपोज करो नीलकमल का फैक्ट्री है। नीलकमल वाला लोग क्या करता है जी, नीलकमल वाला लोग फर्नीचर बनाता है, प्लास्टिक का फर्नीचर बनाता है, वुड का फर्नीचर भी बनाता है, सब कुछ करता है ना वो लोग। तो वो लोग जब एक कॉस्ट शीट निकालता है, कॉस्टिंग में तो पढ़ते ही होगे ये चीज कि कॉस्ट जब निकाल रहे हैं तो देयर इज नॉर्मल लॉस, देयर इज एबनॉर्मल लॉस। तो लेट्स से फॉर मेकिंग 10,000 यूनिट्स, ठीक है, उन लोग को कुछ नॉर्मल लॉस होता होगा। तो जो रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस होता है, तो वो नॉर्मल लॉस होके जो मटेरियल बच गया, जो स्क्रैप बच गया है, जो अनयूजेबल है, क्या फैक्ट्री वाला उसको बाहर फेंक देगा कूड़ा कचड़ा में और उससे बातचीत नहीं करेगा क्या? मतलब ऐसे ही डिस्पोज ऑफ हो जाता है क्या वो? उसको तो बेचा जाता है प्रॉपर्ली ताकि उससे कुछ पैसा हमको मिल सके, फैक्ट्री वाला को उसका पैसा कुछ मिल सके, ऐसा किया जाता है ना। इसको बोलते हैं स्क्रैप सेल। इसको बोलते हैं क्या? स्क्रैप सेल। तो स्क्रैप सेल की वजह से जो पैसा आपको आ रहा है, ये एक्टिविटी को भी सप्लाई माना गया है। सप्लाई माना गया है तो क्या होगा सर, जीएसटी लगाया जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? एक बार ना ये इधर पे आ जाओ प्लीज, दिख रहा है हाईलाइटेड पोर्शन, ये 4 लाख को 40,000 कर दो, 2 लाख के बदले 20,000 कर दो, और ये 36,000 के बदले 3600 कर दो। अब एग्जाम्पल जो है ना थोड़ा सा सही सा लगेगा,
10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एमआरपी ऑफ ईच यूनिट इज 1,000 रुपीज। फॉर मेकिंग 10,000 यूनिट्स 40 kg ऑफ मटीरियल इज वेस्टेड। 40 kg मटीरियल का खरीदने का प्राइस क्या था? 40,000 रुपया। हम उसको कितना में बेच दिए? 20,000 रुपया। अगर हम उसको 20,000 रुपया में बेच दे रहे हैं तो हमको इस पे भी टैक्स देना चाहिए। तो 20,000 पे हमने जीएसटी कैलकुलेट किया, वो इतना आएगा, ठीक है ना। ये नया बात है, ये नया बात है। आ जाते हैं यहां पर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सर हम लोग कल पढ़ लिए थे ऑलरेडी, अब क्या नया बात आ गया इसमें? तो कंसिडरेशन पढ़ना तो छोटा छोटा सर्कुलर इशू किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारा एम्बिग्विटी, बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा सवाल लेके टैक्स पेयर लोग के दिमाग में दिक्कत था। तो जीएसटी वाला लोग बोला कि हम वो दिक्कत दूर कर दे रहे हैं, हम सर्कुलर लेके आ रहे हैं। तो पहला सर्कुलर का पॉइंट क्या है? पहला सर्कुलर का पॉइंट है डोनेशन। अगर आपने किसी को डोनेशन दिया है, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया है, और आप ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपने पैसा दिया है ना, इस पे हम जीएसटी लगाएंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, यही बात यहाँ पे बोला हुआ है। बट इसके लिए ना कुछ कंडीशंस हैं, मतलब रैंडमली डोनेशन देते जाओगे और उसका मतलब कोई वो नहीं होगा, ठीक है, वो जीएसटी के परव्यू से बाहर ही रहेगा हमेशा, ऐसा सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं वर्क करेगा। तो कुछ सर्कुलर है, सर्कुलर में कुछ बातें लिखा हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे। आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताओ कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो होता है ना, उसका मतलब क्या है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूट, स्कूल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गया, ऑर्फनेज हो गया, इस तरह का जगहों को हम लोग जब डोनेशन करेंगे, इन तरह की जगहों को जब हम डोनेशन करेंगे, ठीक है, और वो डोनेशन सिर्फ गिफ्ट के नेचर में ही हो, और वो डोनेशन जो है वो सिर्फ गिफ्ट के नेचर में ही हो। गिफ्ट के नेचर में हो का क्या मतलब है? कि वो वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, मतलब आप ही सिर्फ डोनेट कर रहे हो, आप ही सिर्फ डोनेट कर रहे हो, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। आर वी क्लियर? और ये काम जो आप कर रहे हो ना, ये फिलैंथ्रोपी के लिए कर रहे हो, मतलब दान धर्म, ठीक है ना, उसके लिए आप ये काम कर रहे हो। अगर इन तीन चीज के लिए आप काम कर रहे हो तो डोनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, और सप्लाई नहीं बनेगा तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। क्लियर है क्या हम लोग यहाँ पे? इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? जब आप लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, मंदिर में जाते हो, जिसमें एक ना बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना होता है जहाँ पे आदमी लोग रह भी सकता है, ठीक है, वो सस्ता टाइप का होटल होता है, लॉज होता है, उसको धर्मशाला बोलते हैं। वो मंदिर के प्रीमाइसिस के अंदर ही में होता है। झुंझुनू, बहुत जन सुने होंगे झुंझुनू का नाम, उस मंदिर के प्रीमाइसिस में एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप रह सकते हो, ठीक है, वहीं पे खाना भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत सब्सिडाइज्ड रेट होता है, बहुत कम रेट पे होता है वो सब, ओके। तो इस तरह का जो चीज होता है, इस पे ही बेस करके एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। सपोज करो कोई एक अपना ही एग्जांपल लेते हैं, इजी रहेगा बहुत। मेरी ग्रैंड मदर जो है ना, वो 1.5 साल पहले एक्सपायर कर गई थी। मेरी ग्रैंड मदर 1.5 साल पहले एक्सपायर कर गई थी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ अब नहीं रही है दुनिया में, तो मैं अपनी माँ के नाम पे एक कमरा बनवा दूँ, ठीक है ना, रिलीजियस स्थान पर ही एक कमरा बनवा दूँ अपनी माँ के याद के लिए, ठीक है। तो क्या इस एक्टिविटी से मेरे पापा को कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है? क्या बिजनेस प्लेस का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है? क्या ये बताया जा रहा है कि ये आदमी यहाँ से बिलोंग करता है, इसका बिजनेस ये है? ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये तो श्रद्धा भाव था, माँ के लिए प्यार था, इसीलिए मेरे पापा ने बोला कि मैं एक
कमरा बनवाना चाहता हूं अपनी माँ के नाम से। तो आप जब भी जाते हो ना इन सब धर्मशाला टाइप का जगह पे, वहां पे लिखा हुआ रहता है डोनेटेड बाय सो एंड सो इन द मेमोरी ऑफ सो एंड सो। यहां पे लिखा हुआ है, देखो एक बार प्लीज, यही एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल है, डोनेटेड बाय सो एंड सो इन द मेमोरी ऑफ हर फादर और मदर और ब्रदर हुएवर इट इज। ठीक है ना। तो इन सब चीजों पे क्या सप्लाई मानना जाना चाहिए? क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए? नहीं जी, नहीं लगना चाहिए। सपोज एक एग्जाम्पल और देता हूं, तुमने अपने पुराने स्कूल में, एग्जाम्पल लो कि तुम गांव से बिलोंग करते हो और तुम्हारे गांव में स्कूल जो है ना वो बहुत ही बेकार टाइप का है। अब उस स्कूल को हमको बढ़िया बनवाना है, उस स्कूल को ना तुमको बढ़िया बनवाना है, तुम चाहते हो कि वहाँ पे ब्लैक बोर्ड मिल जाए, स्टूडेंट लोग को बहुत सारा फैसिलिटीज मिल जाए। ठीक है, तो तुमने पूछा वहाँ के प्रिंसिपल से कि ये सब काम करवाने के लिए कितना पैसा चाहिए आपको, बता दीजिए, मैं देना चाहता हूँ। उसने बताया, तुमने पेमेंट कर दिया, तो उसने वो सारा इक्विपमेंट्स परचेज कर लिया और उसने इंस्टॉल कर दिया। और जहाँ पे भी उसने इंस्टॉल किया ना, वहाँ पे नीचे में एक छोटा सा प्लेट में लिखवा दिया बेस्ट विशेस फ्रॉम सो एंड सो, बेस्ट विशेस फ्रॉम सो एंड सो। तो ये तो स्कूल जो प्रिंसिपल है वो तुम्हारे प्रति श्रद्धा भाव दिखा रहा है ना, कि तुम्हारा नाम बता रहा है, वो तो तुम्हारा नाम बता रहा है, श्रद्धा है, एक छोटा सा एक टोकन है कि हाँ, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो तुमको हमेशा ही मन में रहता है ना कि मतलब देयर शुड बी अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, नॉट एडवर्टाइजमेंट, देयर शुड बी अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एटलीस्ट समवन शुड नो माय नेम थ्रू दिस, समवन शुड नो माय नेम थ्रू दिस। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एक्चुअली में एडवर्टाइजमेंट के लिए डोनेशन करते हैं, मतलब डोनेशन इसीलिए कर रहे हैं कि फोटो आएगा, मेरा एडवर्टाइजमेंट होगा। और कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है ना कि एनोनिमस डोनेशन हो गया, कोई अपना नाम ही नहीं बताया, पैसे का बैग रख के छोड़ के चला गया। मूवीज में देखते हैं ना हम लोग, पैसा का बैग रख के चला गया, बताया ही नहीं कि क्या नाम है, वो भी तो होता है। तो ये एक एम्बिग्विटी का टॉपिक था कि डोनेशन अगर हो रहा है तो उसको कंसिडरेशन मानेंगे नहीं और उसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे इसका क्लैरिटी मिल रहा है कि नहीं अपने को? बढ़िया से, सही से मिल गया। एक बार टेक्स्ट पढ़ लें क्या? थोड़ा सा अच्छा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, डोनेशन गिवन बाय एनी पर्सन टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजियस इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑर्फनेज, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी अलग तरह का ऐसा हो संस्थान। Generally, when donation is received by charitable institute, they tend to display the name of the owner as an expression of gratitude and public recognition of the donor's act of philanthropy. ठीक है ना, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के लिए बस कर रहा है ये काम, और कुछ नहीं है। This does not aim to promote or advertise donor's business. Very important point. Very important point. This does not aim to promote or advertise डोनर्स बिजनेस। ठीक है ना, डोनर का बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तब उस पर जीएसटी का बात आएगा, तब उस पर सप्लाई का बात है। अगर वैसा कुछ हो ही नहीं रहा तो थोड़ा ना सप्लाई का बात आएगा क्या? एक और एग्जांपल देता हूं, याद आया अभी। जब मंदिर में या कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाते हो तो देखते हो ना, एक बहुत बड़ा मार्बल का प्लेट में दीवार पे लगा हुआ, एक मार्बल का टुकड़ा पे लिखा हुआ है कि फलाना आदमी ने इतना लाख रुपया दिया, फलाने आदमी ने इतना रुपया दिया, उस आदमी ने इतना रुपया दिया। तो उन सब आदमी का सिर्फ नाम ही ना मेंशन होता है कि नाम है और अमाउंट है, उसमें ये थोड़ा ना मेंशन है कि उसका बिजनेस कहाँ पे है। उस पर ये मेंशन है क्या कि उसका बिजनेस कहाँ पर है या फिर उसके बिजनेस का नाम लिखा हुआ है? नहीं होता ना, ये तो नहीं होता है ना, उस पर तो सिर्फ नाम लिखा होता है। तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट है? नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हम लोग ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ गए हैं क्या? यहाँ पे आगे मूव करें। तो अभी हम लोगों ने खत्म किया है क्या? डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, सप्लाई और नॉट। सर्कुलर नंबर ना मैंने रेफरेंस के लिए दिया है आपका, ना ही सर्कुलर नंबर याद रखने की दरकार है, ना ही डेट याद रखने की दरकार है। सर्कुलर इज फॉर रेफरेंस। सर्कुलर तो बहुत लंबा होगा, उसमें बहुत सारी बातें होंगी। दिस इज द जिस्ट ऑफ द सर्कुलर। कंडीशंस फॉर नो सप्लाई इज दिस, ठीक है ना। आप देख लोगे यहां पे क्या है, डोनेशन टू सीआई, सीआई बोले तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। उसके बाद पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट, पर्पस इज फिलैंथ्रोपी। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया हुआ है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन मिला और उसने ऐसा एक तो बॉक्स लगा दिया, ठीक है, एक प्लेट। बेसिकली इसको गोल्डन प्लेट बनाना था मेरे को, बट बन नहीं पाया, जो भी है।
डोनेटेड बाय मिस्टर अनिल मेहता। क्लियर है क्या हम लोग? यहाँ पे आ जाओ आगे। दो एग्जाम्पल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बात करके। अब आता है आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट्स टू आर्ट गैलरी, ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो मैं कल का डिस्कशन आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। कल के डिस्कशन में हम लोग जॉब वर्कर के बारे में पढ़े थे, जॉब वर्कर के बारे में पढ़े थे। एक बार आ जाएंगे उस पे? सिर्फ एक बात याद दिलाना है और कुछ नहीं। जॉब वर्कर को जब सामान रिसीव हो रहा है, गुड्स रिसीव हो रहा है काम करने के लिए, तो क्या वो सप्लाई बनता है क्या कभी भी? क्या वो सप्लाई बनता है क्या कभी भी? नो। जब जॉब वर्कर काम खत्म करने के बाद सामान वापस रिटर्न कर दे रहे हैं, तो क्या वो सप्लाई बनता है क्या कभी? नो। सेम गोज फॉर दिस वन। आर्टिस्ट लोग जब सामान, जो अपना पेंटिंग्स है, जो आर्ट वर्क है, जब वो एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हैं, जब वो एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हैं, तो क्या उसको सप्लाई मानना चाहिए क्या? क्या सप्लाई मान के जीएसटी लगना चाहिए क्या? नो। क्या वो आर्ट वर्क जब एग्जीबिशन वाला आर्ट एग्जीबिशन ओवर होने के बाद आर्टिस्ट को वापस रिटर्न कर दे, तो उस पे क्या सप्लाई बना के उसको जीएसटी लगाना चाहिए क्या? क्या उसको सप्लाई बना के जीएसटी लगाना चाहिए क्या? नहीं। दिस इज अ सिमिलर केस, दिस इज अ सिमिलर केस टू जॉब वर्क वाला। जॉब वर्क कल किए थे ना, उसमें भी तो यही था, जब सामान मिल रहा है जॉब वर्कर को तो वो सप्लाई नहीं है। जब जॉब वर्कर सामान भेज रहा है जॉब वर्क करके, तो वो भी सप्लाई नहीं है। आर वी क्लियर? इसमें एक छोटा सा बात एक्स्ट्रा एड ऑन किया है, ये बात तो क्लियर हो गया। जब आर्ट वर्क भेजा जाएगा एग्जीबिशन के लिए, दैट इज नॉट अ सप्लाई। व्हेन आर्ट वर्क इज रिटर्न्ड टू द आर्टिस्ट आफ्टर एग्जीबिशन इज ओवर, दैट इज ऑल्सो नॉट सप्लाई। अभी यहां पे एक छोटा सा बात बोला है, वो छोटा सा बात क्या बताता हूं। छोटा सा बात ये बोला है कि अगर एग्जीबिशन से सेल हो जाए तो क्या होगा? अगर एग्जीबिशन से ही पेंटिंग सेल हो जाएगा तो क्या होगा? एग्जीबिशन से अगर पेंटिंग सेल हो जाएगा तो सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन मिल गया। और वो तो आर्टिस्ट जो है वो तो सेल के लिए ही भेजा था ना, वो तो सेल के लिए ही भेजा था ना एग्जीबिशंस में। क्लियर है क्या अपने को? यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी एक सर्कुलर के द्वारा आया था। अगेन सर्कुलर नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आर्टिस्ट गिव देयर वर्क टू आर्ट, work of art to galleries where it is exhibited for supply. However, no consideration flows from the gallery to the artist when the artwork are sent to the gallery for exhibition, and therefore the same is not supply. If only when a buyer selects a particular artwork displayed at the gallery, that the actual supply takes place and applicable GST would be payable at the time of such supply. Clear है क्या ये बात? ऊपर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था ना, वो ठीक कर लिए थे, यहाँ पे मेंशन भी था कंस्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट लिखा हुआ है कंस्टिट्यूट के बदले। नीचे आ जाओ। नीचे क्या बोल रहा है? एक बहुत ही फेमस आदमी है, पेंटिंग करता है, वो क्या किया, उसने अपना पेंटिंग बेच दिया और उसने ऐसा बोला कि ये पेंटिंग बेच के जो पैसा आएगा ना, ये पेंटिंग बेच के जो पैसा आएगा ना, उसको हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे देंगे, उसको हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे देंगे। तो क्या ये सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ पे भी देखो तो दो ट्रांजैक्शन है। उसको अपना आर्टवर्क का पैसा तो मिला ही ना, अब वो आर्टवर्क का पैसा किसको भी दिलवा दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आर्टवर्क का पैसा आपको मिल गया, अब आप चाहे उसको जो भी करना है करो, पैसा तो आपको मिल गया, सप्लाई तो ये मान लिया जाएगा ना। नहीं तो कोई भी आदमी बोलेगा मेरे को जो सेल प्रोसीड मिलेगा ना, उसको हम ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे देंगे, और सिंस बाय द वर्च्यू कि हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं, उस पर सप्लाई नहीं मानना चाहिए, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा तो सरासर अन्याय है ना गवर्नमेंट के साथ। आर वी क्लियर ऑन दिस? खत्म होता है यहाँ पे अपना बात। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल डायग्राम देख चुके हैं। ये स्पेशल डायग्राम ना आपको मिल जाएगा, मतलब अलग एग्जाम्पल है जो मैंने भी बनाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सिर्फ 4 मेंबर्स हैं। ये 4 मेंबर्स जो है ये मिलके कंट्रीब्यूट किया,
1 करोड़ रुपीस करके, ठीक है, 1 करोड़ करके ईच कंट्रीब्यूट किया। अब ये 1 करोड़ ईच करके जो कंट्रीब्यूट किया है 4 करोड़ रुपया, इस पे क्या जीएसटी लगना चाहिए? क्या इसको सप्लाई मानना चाहिए? नहीं। ये तो एकदम सिंपल लॉजिक है ना, इसको सप्लाई नहीं मानना चाहिए। प्लस ये कोई भी वो क्राइटेरिया भी तो मीट नहीं कर रहा है ना, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 ओके है, फर्स्ट वाला नहीं मीट कर रहा है। आगे आओ पढ़ते हैं। सर्विस टू आउटसाइडर 30 लाख का दिया, कंसिडरेशन पेड है, यस है। सप्लाई बनेगा? हाँ बनेगा। जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा जी। अगर मेंबर को दिया है जो कि डीम्ड सेपरेट पर्सन है एज पर सेक्शन 7, जीएसटी एक्ट ही बोल देना है ना कि डीम्ड सेपरेट पर्सन है, और उसको हमने कुछ सप्लाई किया है, एओपी ने कुछ सप्लाई किया है और उसको कंसिडरेशन भी मिला है, एओपी को कंसिडरेशन भी मिला है, तो सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये वही ब्लू बॉक्स है जो हम लोग ऑलरेडी कवर करके आए हैं। उसके बाद आता है इफ नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय द एओपी, अगर एओपी को कोई कंसिडरेशन ही नहीं मिला तो मेंबर और एओपी के बीच के ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलेंगे क्या? नहीं, नहीं। आ जाओ, एक एग्जांपल है छोटा सा। अ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द रेसिडेंट इन ल्यू ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। इसका मतलब क्या है? हम अपने टेनेंट के लिए, जो भी मतलब ऑक्यूपेंट्स के लिए, सॉरी टेनेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, जो वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी है ना, वो क्या कर रहा है, वो ऑक्यूपेंट्स लोग को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगा ही, आप मेरे को पैसा दे दो, आप इस झोल झपाटा में क्यों पड़ते हो कि आप जाके जमा करोगे, आप ऑनलाइन जमा करोगे, आप मेरे को दे दो, हम जमा कर देंगे, 100 रुपया दे देना बस, ठीक है 100 रुपया। तो 100 रुपया जो वो रिसीव कर रहा है वो सप्लाई हो गया बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7, ठीक है ना। कौन सा प्रोविजन है पूरा एग्जैक्टली बताओ तो क्या है? सर बता रहे हैं सेक्शन 7 का 1 का डबल ए है। क्लियर है? तो बात क्लियर है ना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहां पे एक छोटा सा नया बात जानेंगे। बताओ क्या है? हम लोग बोले इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल के लिए हो। तो यहां पर्सनल यूज के आगे ना ये ऐसे डब्बा बना के लिख दो थोड़ा सा, जैसे मैंने लिखा है, एग्जेम्पशन अवेलेबल, ठीक है। सप्लाई तो बन गया, सप्लाई तो बन गया, जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज एग्जेम्पशन अवेलेबल है। आप देख पा रहे हो क्या नीचे? यहां पे मैंने एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया है, यहां पे मैंने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया है। दिस इज ओनली फॉर नॉलेज, दिस इज नॉट टू बी मतलब रिमेंबर्ड, मतलब याद रखने का कोई दरकार नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ तुम्हारे नॉलेज पर्पस के लिए। ओके, यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि कोई आदमी जो है ना वो अपना घर का मतलब रीमॉडलिंग के लिए बाहर से इंपोर्ट किया है सर्विस $5000 का, तो सप्लाई तो बन गया, जीएसटी नहीं लग गया, तो वो क्या है? अगर एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये चीज सप्लाई बना है कि नहीं, तो तुम थोड़ी ना बोलोगे नहीं नहीं इसमें तो जीएसटी नहीं लग रहा। अरे वो तो ये पूछ रहा है भैया कि सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई तो है, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि जो चीज सप्लाई बनेगा जरूरी नहीं है कि उस पर जीएसटी भी लगेगा। उसको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अगर मिल जाता है तो उस पर तो जीएसटी नहीं ही लगेगा ना। वापस आ जाओ, यहां तक हम लोग का एकदम सॉलिड क्लियर हो गया क्या? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया अपने को। इसके बाद ना हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स है उसमें मूव करें, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल्स है। ये रॉयल टर्फ वाला तो हम लोग कवर कर चुके हैं डेफिनेशंस में। किसके डेफिनेशन में किए थे? बिजनेस के। टोटलिस्टर और बुक मेकर क्या होता है? ओवर है। अब बोल रहा है कि कोई आदमी है जो अपना गाड़ी बेच दिया, जो अपना गाड़ी बेच दिया, तो गाड़ी जो बेच दिया पर्सनल यूज के लिए कर रहा था, उसको ऐसे ही बेच दिया, उसको नहीं मतलब इच्छा था रखने का, गाड़ी को बेच दिया, हो सकता नहीं भोगे पड़ रहा होगा, तो क्या उसको सप्लाई माना जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा सप्लाई? क्योंकि
वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। समझ गए क्या? सेम बात बोल रहा है। एक औरत है जो कि अपना पुराना ज्वेलरी बेच रही है, ठीक है, उसको पैसा का रिक्वायरमेंट होगा, अपना पुराना ज्वेलरी बेच रही है। हो सकता है पुराना ज्वेलरी बेच के किसी और दुकान से हम नया ज्वेलरी खरीद लें। तो ऐसा एक्टिविटी जो वो कर रही है, क्या वो अपने बिजनेस के लिए कर रही है? नहीं, अपने पर्सनल प्लेजर के लिए कर रही है ना। औरत लोग में ये एक होता है कि वो चीज़, वो लोग को क्या होता है कि भाई हम ज्वेलरी खरीद लेते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद ना मन भर गया ज्वेलरी से, उसको डेली डेली देखते देखते बोर हो गए, उसको ना रिटर्न कर दो, दे दो, बेच दो, और फिर ना नया ज्वेलरी खरीद लो। ऐसा होता है ना, सबके साथ ही होता होगा। फिर दूसरा क्या है, ये हम लोग बिजनेस के डेफिनेशन में कवर किए हैं, एडमिशन फीस। कोई भी जगह में आप एडमिशन के लिए अगर पैसा दे रहे हो तो वो तो बिजनेस के लिए है ना, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? आगे आ जाओ प्लीज। अब आ गया, बहुत दिन से बात करते करते कि भाई शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, तो आज हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल 1 पे। शेड्यूल 1 क्या बात बोल रहा है? शेड्यूल 1 ना 4 बात बोल रहा है, 1 2 3 4। शेड्यूल 1 4 बात बोल रहा है। इस चारों बात में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस चारों बात में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्लीज नोट। विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है। सप्लाई का जनरल मीनिंग वाला बॉक्स में, यानी कि फर्स्ट वाला बॉक्स में क्या लिखा हुआ था? कंसिडरेशन एकदम 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 नेसेसरी है कि नहीं है? सेकंड कंडीशन था ना C2। तो दीज आर द 4 एक्सेप्शंस जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी हम मानेंगे सप्लाई। क्लियर है हम लोग? और फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, परमानेंट ट्रांसफर ITC क्लेम्ड। जस्ट अ सेकेंड। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो क्या बात हुआ, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, एक बार समझे क्या? आ जाओ तो नेक्स्ट पेज में आ जाओ प्लीज। नेक्स्ट पेज का नंबर है 3.9। 3.9। कभी अगर पेज नंबर भूल गए हम ना और स्क्रॉल कर दिए तो आप भी स्क्रॉल कर लिया, मतलब आप भी पेज पलट लिया करो। ऐसा मत मतलब सोचा करो कि हमको नहीं करने का दरकार है, जब पेज नंबर बताएगा तभी करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट पे आ गए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC हैज बीन क्लेम्ड। मतलब ITC आपने क्लेम कर लिया है, ठीक है, ITC क्लेम्ड हो गया है, और अब आप इस एसेट को बेच रहे हो, सॉरी बेच नहीं रहे हो, बिना कंसिडरेशन के छोड़ दे रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हो, ट्रांसफर कर दे रहे हो, बेच नहीं रहे हो, बिना कंसिडरेशन के भेज दे रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हो। ओके, बिजनेस एसेट्स था, ITC अवेल्ड था, लेकिन फिर भी दीनानाथ चौहान ने ऋषभ शेट्टी को दे दिया। ऋषभ सेठी ने रिटर्न में कुछ नहीं दिया। ऋषभ सेठी ने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना? तो क्या इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई के परव्यू के अंदर लाना चाहिए? जी बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए आप सुन लो मेरे से। सरकार का सबसे बड़ा मतलब डर क्या है जीवन में? सरकार का सबसे बड़ा डर क्या है? कि हमने तुमको एक बहुत अच्छा चीज प्रोवाइड किया है, प्लीज 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 उसको अच्छा से यूज करो, उसको अच्छा से यूज करो। वो चीज का नाम क्या है? हमने ITC का बेनिफिट आपको स्पेशली दिया है अलग से। आपको इतना मेहनत कर, कितना मेहनत लगा है GST बनाने में, और वो GST पूरा जो बना है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? कि ITC का सेट ऑफ मिल रहा है। कि कितना बड़ा बेनिफिट है जो हम आपको दे रहे हैं, जिसका वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला ITC के लिए ये वाला पॉइंट लेके आया है। गवर्नमेंट को लगता है कि जो टैक्स पेयर है ना, वो ITC हमेशा मिसयूज करेगा,
मतलब वो एलिजिबल नहीं होगा, या तो वो जानबूझ के कोई ऐसा कमोडिटी या कोई ऐसा सामान या ऐसा सर्विस प्रोक्योर कर लेगा जिसका उसका बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। मतलब जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपने उसको 6 महीने यूज किया, आपने उसको मात्र 6 महीने यूज किया, लेकिन आपने आईटीसी डे 1 को ही क्लेम कर लिया। आईटीसी आपने डे 1 को ही क्लेम कर लिया, तो वो तो आपके लिए लंबे समय के लिए था ना। लैपटॉप आपके बिजनेस में तो लंबे समय के लिए था ना, लेकिन आपने उसको बेचा। मतलब आपके दिल में खोट है, आपके दिल में खोट है, तो आप आईटीसी रिवर्स कर दो। आप आईटीसी रिवर्स कर दो। गवर्नमेंट ऐसा बात बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। तो किस तरह का ट्रांजैक्शन पर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मान लिया जाएगा? इस तरह का ट्रांजैक्शन पे, जहां पे सप्लायर जो है वो ट्रांसफर कर दे रहा है अपना एसेट किसी रिसिपिएंट को बिना कोई कंसिडरेशन के। अच्छा, बिना कोई कंसिडरेशन को, बिना कोई कंसिडरेशन वाला जो बात है, इसको हम डोनेशन बोल सकते हैं क्या? हम डोनेट कर दिए, कंसिडरेशन नहीं लिए और डोनेट कर दिए, दोनों तो एक ही बात है। कंसिडरेशन नहीं लिए या दान में दे दिए, पैसा नहीं लिए या फिर दान में दे दिए, हो सकता है ना, सेम बात तो है। तो अगर डोनेशन है तब भी सप्लाई माना जाएगा। देख लो, ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स will qualify as supply and GST shall be applicable as per the act. Next important note, if assets are used for less than 5 years and donated to charitable institution, then also it will be qualified as supply. 5 साल वाला बात पे आ रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर डोनेशन भी कर दूं मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, तब भी सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा। तो इस तरह का ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा। कैपिटल गुड्स, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं, देख लो। बिजनेस एसेट्स आईटीसी ऑन विच इज अवेल्ड सच एज प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट एक्सेट्रा, इन तरह की चीजों को बिना कंसिडरेशन के अगर हम डिस्पोज ऑफ या ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी अकॉर्डिंगली लग जाएगा। ठीक है, जीएसटी किस तरह से लगेगा वो हम आगे बताएंगे। एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि तुमने आउटराइटली धोखा किया है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट बोल रहा है तुम अगर कोई एसेट प्रोक्योर कर रहे हैं अपने पास, तुम अगर कोई एसेट प्रोक्योर कर रहे हैं अपने पास, तो तुम ये चीज नोट करो, तुम अच्छी तरह से बात समझो कि वो तुम्हारे बिजनेस में लंबे समय के लिए यूज होना चाहिए। अगर वो लंबे समय के लिए यूज नहीं हो रहा है तो फिर जितना समय के लिए यूज किया उतना तो आईटीसी ले लो, जितना समय के लिए नहीं यूज कर रहे हो ना उसका आईटीसी रिवर्स कर देना। आगे आएगा रिवर्सल वाला बात। एक बार हम लोग ये सप्लाई वाला पार्ट समझते हैं। इस तरह का ट्रांजैक्शन को सप्लाई के अंदर लाया गया है। आगे पढ़ो, आ जाओ। In order to qualify as supply, following condition need to be satisfied. What are those conditions? There are 3 conditions. Always there are 3 conditions. There must be a disposal or transfer of business asset. या तो disposed of किया जा रहा है या तो ट्रांसफर किया जा रहा है। Next point, transfer or disposal must be permanent. Permanent पे तो स्पेशल फोकस है, क्योंकि टेम्पररी ट्रांसफर को ट्रांसफर थोड़ी ना बोलेंगे, टेम्पररी ट्रांसफर को ट्रांसफर थोड़ी ना बोलेंगे। नेक्स्ट, आईटीसी मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट। अगर आईटीसी नहीं अवेल हो रहा है तो ये चर्चा ही नहीं होगा ना। आईटीसी नहीं अवेल हो रहा है तो चर्चा ही नहीं होगा ना। तो किन केसेस में आईटीसी अवेल्ड नहीं होता है या फिर ब्लॉक्ड होता है, जो भी है, ठीक है। आओ नीचे पढ़ते हैं। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल, excuse me, permanent transfer or disposal of the following business asset without consideration will not be covered here and thus will not be deemed as supply when 1. business asset on which ITC is blocked or not available under GST. One of the example of such scenario is car. कार पर ना ITC जो है ना वो स्पेशली ब्लॉक्ड रहता है।
आईटीसी जो है ना ब्लॉक्ड रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, गाड़ी किस लिए खरीद रहे हो? घर से ऑफिस आने के लिए। किस लिए खरीद रहे हो? घर से ऑफिस आने के लिए, ऑफिस से ऑफिस का काम करने जाने के लिए, और फिर वापस ऑफिस से घर जाने के लिए। तो आपका ये क्लेम है कि ये तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। गवर्नमेंट बोलता है हम ऐसा बिजनेस पर्पस को नहीं मानेंगे और हम इसका आईटीसी को ब्लॉक कर देंगे। बात समझ में आया क्या? ऐसा यूट्यूब में ना बहुत सारा वीडियोस डाला हुआ है ना कि आईटीसी ऑन गाड़ी मतलब अवेल हो जाता है, ठीक है, उसको आप अवेल कर सकते हो, ये चीज मीट करना पड़ता है, आप अवेल कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, आप गाड़ी खरीद के अपने नॉर्मल बिजनेस तो क्या, अगर आप ट्रांसपोर्ट का एक फेक बिजनेस खोल के भी गाड़ी खरीदोगे ना, तब भी आप आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे, तब भी आप आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे। ये चीज का डिस्कशन बहुत लंबे रूप से आएगा आगे में, ठीक है, अभी नहीं है। आईटीसी का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। बट जो भी है, जस्ट तुमको बता सकता हूं आईटीसी कार पे अवेलेबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बात बोल रहा है भाई कि बिजनेस एसेट दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। हमने स्वयं इच्छा से ही आईटीसी अवेल नहीं किया है। अगर आईटीसी आपने अवेल नहीं किया है तो आप वैसे ही गुड बॉय हो गए। गवर्नमेंट के नजर में तो आप एकदम क्या बोल रहे हैं, संत महात्मा इंसान हो गए जो आईटीसी का मिसयूज नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगा। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है नहीं सप्लाई है, बात खत्म। ना ही तो जीएसटी लगेगा, ना ही तो सप्लाई बनेगा, बात खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ पे हम लोग को सब कुछ? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही कार वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, पढ़ सकते हैं अपने आप ही। अब आते हैं हम लोग किस चीज पे, बताओ तो, पढ़ लेना क्या लिख रहे हैं। जीएसटी के ट्रीटमेंट पे, इस तरह का ट्रांजैक्शन में जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा। ये भी आईटीसी के चैप्टर का ही टॉपिक है, बट फिर भी यहां पे डिस्कस कर देना एक बार, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन मत देखना एक बार, नहीं भूल जाओ एक बार, ये पोर्शन एक बार मत देखो इसको। अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पे क्या बात लिखा हुआ है? एक आदमी है, आदमी का नाम क्या है? नारायण मेहरा ने कैमरा खरीदा और उसको बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा। ओके, बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा, 2 साल बाद उसको ऐसा लगा कि भाई मेरे को एक कैमरा का दरकार नहीं है, हम इस कैमरा को डोनेट कर दे रहे हैं, हम इस कैमरा को डोनेट कर दे रहे हैं। अब हम डोनेशन करने के बाद हम एक नया कैमरा खरीद लेंगे, ठीक है क्या, हम ये कैमरा डोनेट कर दे रहे हैं, तो नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन हो गया ना, डोनेट किया नो कंसिडरेशन हो गया। तो आओ स्पेसिफिसिटी में चलते हैं। कैपिटल गुड्स का कॉस्ट कितना था? 2 लाख रुपया कॉस्ट है, 36,000 रुपया आईटीसी है, 36,000 रुपया आईटीसी है। तो पेमेंट कितना किया होगा? 2,36,000 रुपया। आईटीसी कितना अवेल किया होगा? 36,000 रुपया। 2B में रिफ्लेक्ट किया होगा, हम लोग 2B पढ़ चुके हैं ना, 14th तक 2B आ गया होगा, 2B में रिफ्लेक्ट किया होगा, 3B में वो ले लिया होगा क्रेडिट और फिर जमा कर दिया होगा अपना रिटर्न। बहुत सिंपल सा चीज है। अब ये येलो बॉक्स में सारा मेन कहानी है। बोल रहा है परचेज्ड ऑन 14/6/2022 एंड सोल्ड ऑन 24/2/2024। हम लोग समझ गए क्या ये? आइए समझें इसको। डेटा पे क्या है? 14/6/22। मतलब ये कौन से क्वार्टर को बिलोंग करता है, हमको प्लीज बता दो ना। अप्रैल टू जून को बिलोंग करता है। यहां पे क्या लिखा हुआ था? 5% ऑफ एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। मतलब ये तो हो नहीं सकता ना कि सब कोई जो फिक्स्ड एसेट है वो 1 तारीख को ही खरीदेगा और क्वार्टर के बिगिनिंग में ही खरीदेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोला, या तो पूरा क्वार्टर यूज करो, ठीक है, नहीं तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी यूज करोगे तो उसको पूरा क्वार्टर माना जाएगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है? 14/6/2022 मतलब फर्स्ट क्वार्टर मान लिया जाएगा ना 22 का। अच्छा सोल्ड कब है बाबू? सोल्ड है तुम्हारा 24/2/2024 को।
मतलब रफली 2 साल हो गया क्या? 2 साल हो गया। 24 तो 2024 ये लिखा हुआ है ना, तो ये भी पार्ट ऑफ द क्वार्टर है, तो ये भी लास्ट यानी कि 4th क्वार्टर हो गया। ये कहां से कहां तक होता है जी? जनवरी टू मार्च होता है ना। तो अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो हम लोग 8 क्वार्टर कैलकुलेट कर चुके हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 क्वार्टर के लिए मैंने यूज किया कैमरे को। गवर्नमेंट बोलती है कि 5% पर क्वार्टर या फिर पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से आपको यूज कर लेना चाहिए। 5% पर क्वार्टर या फिर पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से आपको यूज कर लेना चाहिए एसेट को, ठीक है क्या? ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे, पर क्वार्टर को अगर हम 5% एलोकेट करते हैं तो आइडियली 5 साल तक उस सामान को हमको यूज करना है। 5 साल तक हमको उस सामान को यूज करना है। तो फिर क्या बात आया भाई? 36,000 हमने क्रेडिट लिया था, क्लियर है, याद है ना अपने को? अपने कितना यूज किए? 8 क्वार्टर यूज कर लिए। 5 साल मतलब क्या हुआ? 20 क्वार्टर। 5 साल मतलब क्या हुआ? 20 क्वार्टर। अच्छा 5 × 20 = 100 ना, 100 हो गया मतलब वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, क्लियर है क्या? उस हिसाब से 20 आ रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं बात? तो यूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ आईटीसी कितना है? 14,400। अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ आईटीसी इज व्हाट? 21,600। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो 21,600 को रिवर्स कर देना चाहिए। लिख दूं यहां पे? जीएसटी का ट्रीटमेंट ये है, जीएसटी का ट्रीटमेंट जो है वो ये है इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। अब एक ना अलग तरह का नया बात बता रहे हैं जो इसके साथ ही कवर हो जा रहा है। वो नया बात क्या है? आपने ना नो कंसिडरेशन पे सेल नहीं किया, आपने कम कंसिडरेशन पे सेल किया या फिर लेट्स से ज्यादा कंसिडरेशन पे सेल किया। तो इसका सारा डिटेल्स समझें। डिटेल्स क्या है? बुक वैल्यू 2 साल के बाद कितना हुआ? एक बार एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मान लो, एक बार एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मान लो, तो उसको यहां पे लिख दूं क्या एक बार? एसएलएम डेप्थ। तो 2 साल के बाद बुक वैल्यू क्या होना चाहिए? 1,20,000 रुपया, ठीक है ना? तो 1,20,000 है। अब सपोज करो तुमने 1,08,000 में बेच दिया, 1,08,000 में बेच दिया, तो उस पे जीएसटी कैलकुलेट करो, उस पे जीएसटी कैलकुलेट करो आप। उस पे जीएसटी आएगा आपका 19,440 रुपया। अब इसको और इसको कंपेयर करो 1 और 2 को जी आप कंपेयर कर लो, 1 और 2 को कंपेयर करो। जो ज्यादा आए वो काम करो, जो ज्यादा आए वो काम करो। यहां पे ज्यादा कौन सा है? यहां पे ज्यादा है अनयूटिलाइज क्रेडिट 21,600 रुपया, जिसको हमको आईटीसी रिवर्सल में डालना है। तो आप आईटीसी रिवर्स करो कितना? 21,600। जस्ट फॉर एग्जाम्पल से एक बार बता रहा हूं, अगर ये वाला जो 19,400 है, ठीक है, अगर ये चीज 25,000 आता, क्या होता? तो आप 25,000 पे करते रादर देन आईटीसी रिवर्सल। अच्छा ये चीज में क्लैरिटी है क्या? आईटीसी रिवर्सल हो या फिर हम टैक्स पेमेंट करें, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। या तो हम आईटीसी रिवर्स कर दें, या तो जो मेरे को क्रेडिट मिल रहा है उसको रिवर्स कर दें, या तो फिर हम टैक्स पेमेंट कर दें, दोनों सिमिलर बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं ना इसमें। इस तरह से हम लोग का पहला पॉइंट कवर होता है, ठीक है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या बात बोल रहा है देखते हैं, आ जाओ। सेकंड पॉइंट पे तो पहले तो ना आप ये लिख लो कि ये 2 पार्ट पॉइंट है, एक ए है एक बी है, 2 अलग अलग बातें लिखी हुई है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड भी है ऑफ कोर्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन, व्हेन आई से गुड्स,
ठीक है ना, सर्विसेज और बोथ इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है, आइए देखें, आ जाइए। एग्जाम्पल दूं एक तो छोटा सा। एप्पल की दुकान में जब आप जाते हो खरीदने फोन, तो जनरली आप देखिए कि उसका नाम क्या होता है, उसका नाम रहता है एप्पल स्टोर। और ये एप्पल स्टोर का एक बहुत बड़ा पार्टनर है ट्रेसर। ट्रेसर क्या है ना, ट्रेसर इज अ वेंडर विच ओन्स लाइक लेट्स से, उसका शायद 7 स्टेट्स में ना वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जहां से वो फोन सप्लाई करता है। तो इन लोग को आपस में तो स्टॉक ट्रांसफर करने का रिक्वायरमेंट आता ही होगा ना, इन लोग को तो आपस में स्टॉक ट्रांसफर करने का रिक्वायरमेंट आता है। तो वो तो बिना पैसा के कर देता होगा, क्योंकि सेम ही तो कंपनी है, सेम ही कंपनी है, बिना पैसे के ट्रांसफर कर देता होगा। उस बिना पैसा के ट्रांसफर किया जाने वाला ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी को भी सप्लाई बोलेंगे, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक काम करें, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एक काम आपको बताना है, एक चीज बताना है। आइए देखें, थंबनेल्स, गोइंग अहेड टू रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर विच इज टैक्सेबल पर्सन। आप जी आ जाओ पेज नंबर 5A.2 पे। 5A.2 पे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक एसएससी है, अपने इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इस एग्जाम्पल पे प्लीज देखना, लिखा हुआ है क्या, आ गया। एसएससी का पैन जो है वो ये है, सप्लाईज आर मेड फ्रॉम, एसएससी किस किस स्टेट से सप्लाई कर रहा है, सुनना, दिल्ली, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु। सप्लायर किस किस स्टेट से सप्लाई कर रहा है, दिल्ली, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु। उसके बाद क्या बोल रहा है, एसएससी हैज 2 places of business in Maharashtra and seeks 2 separate registration for both of them. आइडियल केस में, डिफॉल्ट केस में क्या होता है, you get 1 registration per state, but if the SSC wants, he can take multiple registration in the same state as well. डिफॉल्ट क्या है, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन। एसएससी अगर चाहे तो 2 रजिस्ट्रेशन, 3 रजिस्ट्रेशन, 4 रजिस्ट्रेशन, 5 रजिस्ट्रेशन सब ले सकता है। क्लियर है अपने को ये बात, आ जाओ फिर आगे। तो देखो, रजिस्ट्रेशन जब वो दिल्ली में लेगा तो क्या करेंगे, अपने पहले ही बात कर चुके हैं, अपने पहले ही क्या बात कर चुके हैं कि जीएसटीएन नंबर जो होता है ना वो पैन बेस्ड नंबर होता है। तो सपोज करो अगर एसएससी का पैन ये है तो वो उसके हर रजिस्ट्रेशन में सेम ही रहेगा। क्या हम लोग इस चीज को देख पा रहे हैं, क्या हम लोग इस चीज को नोट कर पा रहे हैं, क्लियर है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बात और, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जीएसटी कोड्स हमने देखा था, जीएसटी कोड्स हमने देखा था, देख लो यहां पे यूज आ गया। दिल्ली का कोड 7 है, महाराष्ट्र का 27 है, 13 नागालैंड, 33 तमिलनाडु, नागालैंड, ओके। ये हो गया जी MH और ये हो गया DL, करेक्ट है क्या। अब आ जाओ इधर, ये 2 रजिस्ट्रेशंस जो हैं ये 2 रजिस्ट्रेशंस जो है ये सेम स्टेट में है ना। अच्छा, सेम स्टेट में अगर रजिस्ट्रेशन हम 2-3 ठो ले रहे हैं तो सबका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो ये पता कैसे चलेगा कि एक स्टेट में आपका कितना रजिस्ट्रेशन था या है, इससे आपको ना इससे पता चलेगा, दिख रहा है क्या। पहला रजिस्ट्रेशन 1, दूसरा रजिस्ट्रेशन 2, और अगर रजिस्ट्रेशन है तो 3, और ये लास्ट में जो XX लिखा हुआ है ना ये रैंडम डिजिट्स होता है, इसको चेकसम बोलते हैं, ठीक है ना, रैंडम है, डिपार्टमेंट अपने आप बैठाता है या पोर्टल बैठाता होगा, व्हाटएवर, नॉट रेलेवेंट फॉर अस, ओके। तो अपने को ये चीज का क्लैरिटी मिल गया क्या, अपने एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन डिफॉल्ट में मिलता है अपने को,
अपने को 2 रजिस्ट्रेशन 3 रजिस्ट्रेशन लेना है तो अपने ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। फॉर ईच ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन, इसके लिए ये 4 डीम्ड, सॉरी सिर्फ डिस्टिंक्ट पर्सन है। इस वाले के लिए, ये दिल्ली वाला ऑफिस के लिए बाकी 4 जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन ऐसा मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट बोल रहा है, अभी बताएंगे डेफिनेशन में, लेकिन यही बात है। इसके लिए बाकी 4 जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसके लिए बाकी 4 जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। ऐसे करके चलेंगे, मतलब ये आपस में कौन सा रिलेशन शेयर कर रहे हैं, ये लोग आपस एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है। ऐसा क्यों बोल रहा है गवर्नमेंट, ये तो एक ही आदमी का है ना, हाँ एक ही आदमी का है, इसीलिए डिस्टिंक्ट पर्सन बोल के डिस्टिंग्विशन क्रिएट कर रहा है। ओके, आ जाओ सप्लाई वाले चैप्टर में आ जाओ, पेज 3.10 पे आना प्लीज, और थोड़ा सा ना रेक्टिफिकेशन कर लेना जैसे मैंने किया है। दिख रहा है क्या रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट, दिख गया, हो गया? और ये वाला पार्ट आराम से कर लो, ठीक है। अभी अपने क्या चीज पढ़ के आए हैं, अपने डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ के आए हैं, तो एक बार डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन पढ़ना अच्छा चीज रहेगा ना हम लोग के लिए, पढ़ते हैं आओ। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन्ड मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन, सुन लो, मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन। अगर एक बंदा का एक ही रजिस्ट्रेशन है तो वो तो अपने आप के लिए थोड़ा ना डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकता है, वो अपने आप के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकता है क्या? तो फॉर बीइंग ए डिस्टिंक्ट पर्सन देयर हैज टू बी 2 एंटिटीज, जो कि एक ही आदमी या एक ही कंपनी ने, एक ही LLP ने खोला होगा। क्लियर है अपने यहाँ पे? आ जाओ। वेदर इन 1 स्टेट और मोर देन 1 स्टेट, चाहे आप एक स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या तो इन 2-3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, 2-3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। क्लियर है क्या बात? इन रिस्पेक्ट ऑफ each such registration be treated as distinct person for the purpose of the act। मैं नहीं बोल रहा, GST एक्ट बोल रहा है कि अगर एक आदमी का 3-4 रजिस्ट्रेशन है तो 3-4 रजिस्ट्रेशन आपस में कौन सा रिलेशन शेयर कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला रिलेशन शेयर कर रहे हैं। वो लोग एक दूसरे के लिए क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। बहुत क्लियर हो गया है क्या ये बात? डायग्राम से समझे क्या? ये मेरा 3 प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक है बिहार में, दूसरा भी बिहार में, और तीसरा है झारखंड में। तो प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, तो दीज प्रीमाइसेस विल हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये बंदा जो है ये बिहार में 2 रजिस्ट्रेशन लिया है, 2 रजिस्ट्रेशन, और झारखंड में 1 रजिस्ट्रेशन लिया है क्योंकि एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो एक दूसरा के लिए क्या है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। हम लोग को इस बात का क्लैरिटी है, हम लोग को इस बात का क्लैरिटी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन हैज 3 रजिस्ट्रेशन, 2 in 1 state and 1 registration in another state, then all the 3 registration will be considered as distinct पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। दूसरा और एक बात बोल रहा है, दूसरा और एक बात जो बोल रहा है उसको समझेंगे यहां पे। दूसरा बात क्या बोलता है जी, कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एक कोई पर्सन है, ठीक है, उसका 2-3 जगहों पे एस्टैब्लिशमेंट्स है, और उन सभी एस्टैब्लिशमेंट के लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उनका रिलेशन क्या होगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। देख लो, ये इसका यहां पे एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक है यहां पे, दिख रहा है क्या? बड़ा कर दूं, है ना? तो ये दोनों एक दूसरा के लिए क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एक छोटा सा कैच बताएं क्या? गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि सपोज करो ये वाला जो एंटिटी है ना,
ये मिटा दूं, पुराना वाला चीजों को मिटा दूं एक बार, देखो यहां से मिटा देते हैं ताकि नया बात लिख पाए। ये वाला जो एंटिटी, ये वाला जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, ये रजिस्टर्ड है, और ये वाला जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, नॉट रजिस्टर्ड है। ये वाला एस्टैब्लिशमेंट नॉट रजिस्टर्ड है। अगर नॉट रजिस्टर्ड है तो क्या हम लोग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे? गवर्नमेंट बोलता है बोलेंगे। याद रखना हमेशा, अगर एक जगह पे रजिस्ट्रेशन है और दूसरे एस्टैब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो, तब भी ये बोला जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। बहुत ही क्लियरली याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ना एक एग्जाम्पल भी है पेज नंबर 3.11 में ना, अब देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बोल रहा है कि ऋषभ एंटरप्राइज बोल के ना एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, वो क्या करके रखा है, वो मुंबई में एक रेस्टोरेंट खोल के रखा है। तो रेस्टोरेंट का जो लिमिट होता होगा पार हो गया होगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया होगा। एम आई करेक्ट? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया होगा, तो उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया उसका। अब इसी सेम बंदा का ना एक यूपी में भी शराब का ठेका है, लिकर शॉप, शराब का ठेका, ठीक है, इसका एक लिकर शॉप भी है। मेरे को बताओ, लिकर शॉप को जीएसटी से कोई मतलब होना चाहिए क्या? हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर ही, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजैक्शन बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, चाहे एक रजिस्टर्ड नहीं है तो भी। हम लोग को ये याद रहेगा क्या? इंपॉर्टेंट बात है, याद रहेगा क्या? क्लियर है? आ जाओ। तो पेज नंबर 3.8 पे रिटर्न करते हैं। 3.8 पे पहला पॉइंट था ए वाला, पॉइंट नंबर 2 का, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला बात हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग किस बात पे आ रहे हैं? अब हम लोग आ रहे हैं रिलेटेड पर्सन, एक्सक्यूज मी। तो रिलेटेड पर्सन क्या है? रिलेटेड पर्सन जो है वो क्या है? जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी जो होगा वो तो रिलेटेड पर्सन हो ही जाएगा ना बाय डिफॉल्ट में। अगर आपका कोई फैमिली का होगा, फैमिली रिलेटेड कोई रजिस्ट्रेशंस होंगे, तो वो भी तो रिलेटेड पर्सन में आ जाएगा ना। प्रिंसिपल एजेंट भी आ जाएगा रिलेटेड पार्टी में। तो इन रिलेटेड पार्टी में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मतलब हम लोग आएंगे पेज नंबर 3.11 में, अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो विदाउट कंसिडरेशन इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। यही तो बोल रहा है ना। कौन सा पॉइंट बोल रहा है? पॉइंट 2 का पार्ट 1 ए, जिसको हम लोग लिखाए हैं ना, वो वाला पार्ट ये बोल रहा है ना। क्लियर है क्या अपने को? यहां तक सबको क्लियर हो गया? मेरे को एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने मार्केट वैल्यू के बारे में बात किया था। सपोज करो अगर कंसिडरेशन फ्लो नहीं कर रहा है, तो आपको तो ये नहीं पता ना कि मार्केट वैल्यू क्या, आपको तो ये नहीं पता कि टीवी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू। तो आइदर इट कैन बी व्हाट मार्केट वैल्यू और इट कैन बी व्हाट एज पर वैल्यूएशन रूल्स। अगर मार्केट वैल्यू डिटरमाइनिंग इज पॉसिबल तो मार्केट वैल्यू पकड़ लो, बात खत्म करो। अगर मार्केट वैल्यू नहीं निकल पा रहा है तो क्या पकड़ेंगे? अपने वैल्यूएशन रूल्स के पास जाएंगे, वो लोग जो रूल्स बताएगा उसके हिसाब से वैल्यू निकालेंगे और वो हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसको टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं, एसेसेबल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो निकालना पड़ेगा ना। तो इन दोनों ही केस में 1 और 2 में अपने पास वैल्यू नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है। क्या लिखते हैं उसको शॉर्ट में? VOS नहीं है। VOS कैसे मिलेगा जी? आइदर इट इज मार्केट वैल्यू और इट इज वैल्यू एज पर वैल्यूएशन रूल्स।
काम खत्म हो गया। जैसे ही आपको वैल्यू मिलेगा वैसे ही आप क्या करोगे, जीएसटी का रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, जीएसटी निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल सा चीज है ना, बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अब नेक्स्ट बात क्या है, अगर इसने इसको इनवॉइस इशू किया, ठीक है, और इसने इसको कोई कंसिडरेशन दिया या नहीं दिया, इररिलेवेंट, इस आदमी के पास तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, इस आदमी के पास तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। इसको आईटीसी मिला, ये अवेल कर लेगा, तो एक ही आदमी का एक हिस्सा टैक्स का पेमेंट कर रहा है और दूसरा हिस्सा जो है वो टैक्स का जो पेमेंट किया उसका क्रेडिट ले रहा है। लाइन क्लियर हुआ क्या? एक ही आदमी का एक हिस्सा टैक्स पेमेंट कर रहा है, मतलब एक ब्रांच ऑफिस टैक्स पेमेंट कर रहा है और दूसरा ब्रांच ऑफिस आईटीसी कलेक्ट कर ले रहा है, आईटीसी अवेल कर ले रहा है। तो गवर्नमेंट को इससे फायदा हुआ क्या? गवर्नमेंट को इससे फायदा हुआ क्या? इस ट्रांजैक्शन से तो गवर्नमेंट को कोई भी फायदा नहीं हुआ, उसको तो पैसा मिला और निकल भी गया, पैसा मिला और निकल भी गया, झूठा टाइप का इनकम हो गया ना, आया और गया। तो गवर्नमेंट ये पैसा के लिए कर भी नहीं रहा था, गवर्नमेंट ये पैसा के लिए कर भी नहीं रहा था, गवर्नमेंट क्या चीज के लिए कर रहा था? दिख रहा है क्या? Supplier shall pay output tax liability and recipient shall claim ITC of such stock transfer. No benefit to government, but government gets the control of all such transaction. इस तरह के सारे ट्रांजैक्शन का कंट्रोल गवर्नमेंट को मिलता है। ये हो गया 1, इसको लिख देते हैं एक बार 1। सेकंड क्या बेनिफिट है? सेकंड क्या बेनिफिट है प्लीज बताओ मेरे को। एक बात बताओ, वेस्ट बंगाल से दिल्ली अगर कोई सामान जाएगा तो बॉर्डर क्रॉस होगा क्या? स्टेट का बॉर्डर क्रॉस होगा क्या? अगर स्टेट का बॉर्डर क्रॉस होगा तो चेक पोस्ट भी होता ही होगा, चलो बीच में कहीं नहीं होगा, लेकिन स्टेट के बॉर्डर के आसपास तो कहीं तो चेक पोस्ट होगा ही। तो जो सामान लेके जा रहा है, ट्रक, लॉरी या जो भी व्हीकल सामान लेके जा रहा है, उसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, जो बताए कि ये स्टॉक ट्रांसफर है, ये सामान यहां से निकला है, यहां तक जाएगा, इस पर्पस के लिए जाएगा, वैल्यू इतना है। क्या ये चीज, क्या ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्या ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? रास्ता में सब आदमी को क्या चिल्लाते हुए बोलते हुए जाएंगे क्या? स्टॉक ट्रांसफर है, स्टॉक ट्रांसफर है, डॉक्यूमेंट मत मांगो, डॉक्यूमेंट मत मांगो, स्टॉक ट्रांसफर है, स्टॉक ट्रांसफर है। आपके पास तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, फिर तो सबको यही काम करेगा। तो स्टॉक ट्रांसफर है मेरा तो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है जी, तो मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट होना नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट बोला कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन को ना लेके आओ सप्लाई के अंदर। सप्लाई के अंदर आने से क्या होगा? सारा प्रोसीजर चालू हो जाएगा। सारा प्रोसीजर चालू होने का मतलब क्या है? इनवॉइस भी इशू होगा, टैक्स भी पेमेंट होगा, सब काम होगा, सब काम होगा। ई वे बिल भी अगर लगता होता है तो इशू होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होगा? जो बीच में इतने सारे चेक पोस्ट आएंगे जहां पे चेकिंग होता है एक्चुअली में, ठीक है, वहां पे तो अपने पास एक डॉक्यूमेंट होगा ना हाथ में कि सामान भाई वेस्ट बंगाल से निकला है, दिल्ली के लिए जा रहा है। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 10 लाख रुपया है। इसका वैल्यू 10 लाख रुपया है। जनरली जब कोरियर में तुम जाते हो, कोरियर वालों के पास, और कोई चीज कोरियर करते हो, तो वो लोग हमेशा पूछता है ना कोई वैल्यूएबल चीज है क्या इसमें? वैल्यूएबल चीज है तो इंश्योरेंस करा लीजिए। हमेशा पूछता है ना वैल्यूएबल चीज है क्या, वैल्यू पूछता है, इंश्योरेंस करा लीजिए, से बोलता है ना। तो वैल्यू इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है ना ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन को लेके, कि कोई भी बंदा भाई स्मगलिंग वाला आइटम तो नहीं लेके जा रहा। स्मगलिंग वाला आइटम में क्या होता है, उसमें और स्टॉक ट्रांसफर में तो फिर कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा ना, अगर इसको सप्लाई नहीं माने तो। दोनों में ही डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। स्मगल्ड आइटम में डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगा क्या? स्मगल्ड आइटम्स में डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल तो नहीं होगा। तो वैसे ही तो स्टॉक ट्रांसफर भी हो जाएगा अगर इसको सप्लाई नहीं माने तो इसको सप्लाई मानना जरूरी है कि नहीं? लॉजिकल लग रहा है कि नहीं? हमको सिर्फ एक बात बता दो, लॉजिकल लग रहा है कि नहीं? ये बात गवर्नमेंट जो ये काम किया है ये लॉजिकल है ना? दोनों जगह पे ये हुआ है, ये बात रिलेटेड पार्टी में भी हुआ है और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी हुआ है। ये पॉइंट हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या?
अब आ जाओ पेज नंबर 3.10 पे। 3.10 पे ना अब रिलेटेड पार्टी वाला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। 3.10 में रिलेटेड पार्टी वाला जो हिस्सा है वो पढ़ेंगे। रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं भला? आओ, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्यू थिंग्स विच आर इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। उसके बाद क्या बोलेंगे? फैमिली। तो फैमिली अपने कर चुके हैं बाबू, उसको तो रिलेटेड पार्टी बोलना ही चाहिए ना। उसके बाद क्या आता है देख लो प्लीज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। इसके साथ ना वो पॉइंट बी लिखाए थे ना, पॉइंट 2 का सब पार्ट बी, वो इससे साथ एसोसिएटेड है। याद रखना इस चीज को, बस एक बार याद रखना, और कुछ नहीं है। सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। या तो ऑफिसर है या तो डायरेक्टर है। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, owns or holds directly or indirectly more than equal to 25% voting stock share in both of them. सपोज करो यहां पे बना दूं क्या, ए एंटिटी है, बी एंटिटी है और यहां पे सी है। सी होल्ड्स मोर देन इक्वल टू 25% ऑफ वोटिंग राइट्स, स्टॉक, शेयर्स, वॉट एवर। तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, यही बोला हुआ है यहां पर। उसके बाद बोला वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर। ये इसको कंट्रोल कर रहा है, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, कंट्रोल कर रहा होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम। वापस से थर्ड पर्सन जो कंट्रोल कर रहा है बोथ ऑफ देम को, मतलब वो शेयर वेयर नहीं होल्ड कर रहा, लेकिन कुछ तरीके से उसको होल्ड कर रहा है, उसका डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है। उसके बाद आता है सच पर्सन टुगेदर होल्ड अ थर्ड पार्टी। मतलब अब क्या है, ये दोनों होल्ड करता है किसी थर्ड पार्टी को, तो भी ये रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। हम लोग को रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्लियर है क्या? हम लोग को रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्लियर है क्या? आ जाओ नीचे। फैमिली का डेफिनेशन वही है जो पहले था, हम लोग कल ही तो पढ़ के आए हैं, वापस बार बार पढ़ने का तो दरकार है नहीं। ये वाला पार्ट पूरा क्लियर है क्या? इसमें आ जाइए एक बार। ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट पूरा एकदम 100% क्लियर हो गया है ना, एकदम कोई डाउट ही नहीं बचा है। बस इसमें एक बात बचा जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या बात है? provided that the gifts not exceeding 50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service or both। क्या बोल रहा है? एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को 50,000 या उससे कम का गिफ्ट दे रहा है तो एक साल में पर एम्प्लॉय को, तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर सपोज करो वो 60,000 का गिफ्ट दे रहा है इन अ ईयर पर एम्प्लॉय वो 60,000 का गिफ्ट दे रहा है, तो पूरा 60,000 जो है उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ये बात क्लियर हो रहा है क्या? 50 से कम है, 50 या 50 से कम है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, 50 से ऊपर है तो सप्लाई माना जाएगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द कंप्लीट अमाउंट, देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज। आर वी क्लियर ऑन दिस? आ जाओ देख लो पेज नंबर है 3.12। ट्रांजैक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर अगर, ये अनंत अंबानी जैसा लग रहा है ना देखने में, थोड़ा सा मोटा सा भी है। गिफ्ट वर्थ रुपीज 1.5 लाख गिवन टू एम्प्लॉई, और एकदम क्लासिक एम्प्लॉई है ये। नो कंसिडरेशन, गिफ्ट दे रहा है तो कंसिडरेशन तो ऑफकोर्स नहीं मिल रहा होगा। तो अगर वो 50,000 से ऊपर है, यहां पे ना एक बड़ा सा बात लिखना जरूरी है। वो क्या बात है? 50,000 रुपया पर ईयर पर एम्प्लॉई। आप लोग छोटे फॉन्ट में लिख लेना, डब्बे में मत टच करने देना।
हो गया क्या जी? हो गया ना? हम भी कर सकते हैं क्या? मेरे से भी हो गया। 50,000 पर ईयर पर एम्प्लॉय। सपोज करो उसका 5 एम्प्लॉय था, उसने 1 लाख का गिफ्ट दिया टोटल में, मतलब 20,000 का सबको दिया, तो क्या उसको सप्लाई माना जाएगा क्या? क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा क्या? नहीं, नहीं। आर वी क्लियर ऑन दिस? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये बात। एक बात और बताओ, एक छोटा सा बात और बताओ। हम पहले फर्स्ट में जब ये पॉइंट समझा रहे थे तो ट्रेसर का एग्जांपल लिए थे ना, तो वेस्ट बंगाल में ट्रेसर का एक ही रजिस्ट्रेशन है। वेस्ट बंगाल में ट्रेसर का, ये जो एप्पल का स्टोर है ना, इसका एक ही रजिस्ट्रेशन है। अगर इन दोनों के बीच में लेट्स से एक है पार्क स्ट्रीट में, पार्क स्ट्रीट इज इन कैलकाटा, और एक है क्वेस्ट मॉल में, इन दोनों के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है और कोई कंसिडरेशन नहीं एक्सचेंज हो रहा है, क्या हम इसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? प्लीज टेल मी। सप्लाई मानने के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड क्या था? आइदर वो रिलेटेड पार्टी हो या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन हो। क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या? आप यहां पे देख लो एक बार प्लीज, प्लीज यहां पे देख लो, इंपॉर्टेंट है। ये एक ही रजिस्ट्रेशन है स्टेट का, इसके बीच में अगर सप्लाई हो रहा है तो उसको, इसके बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये वाला पॉइंट खत्म हो गया है क्या अपना? ठीक है, एक छोटा सा बात बताना जरूरी है, नहीं तो ना कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ये डायग्राम याद है क्या? ये डायग्राम कहां पे आया था अपने पास? प्लीज बताओ। सेकंड बॉक्स, सेक्शन 7 है ना, सेक्शन 7 में सेकंड बॉक्स था। क्लियर है क्या? उसका पूरा क्यों लाया गया, कैसे वर्क हो रहा है, क्या चीज था, सब समझ गए थे क्या हम लोग? हाँ समझ गए थे, सब समझ गए थे। मेरे को एक छोटा सा वेरिएशन अगर कर दूं मैं, तो क्या तुम लोग समझ पाओगे क्या? प्लीज बताना मेरे को। एक छोटा सा वेरिएशन कर रहा हूं। चार क्वालिफाइड आदमी मिलके एक एओपी बना रहा है और उसमें से एक को विथ कंसिडरेशन, ठीक है, और विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो रहा है। लेट्स से एक्स, लेट्स से जेड, एक्स वाई जेड और क्यू, ये 4 जन ने मिलके एओपी बनाया था। मेरे को एक बात बताओ, ये एओपी और ये जो है, ये क्या रिलेटेड पर्सन है क्या? एओपी कर लो, जेवी कर लो, कंपनी कर लो, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बदले एलएलपी लिख देंगे, इजी रहेगा, एलएलपी लिख लो। क्या ये लोग दोनों रिलेटेड पर्सन है? अगर रिलेटेड पर्सन है तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे विदाउट कंसिडरेशन भी आपको, आपका ट्रांजैक्शन को माना जाएगा सप्लाई। ये जस्ट एक एक्सेप्शन है, एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत ही मतलब रेयरिटी होगा ऐसा कुछ होना, ठीक है ना? क्योंकि जनरली जब भी कोई ऐसा काम होता है ना, जब भी कोई ऐसा काम होगा ना, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा। और सपोज करो 4 आदमी मिलकर ये काम करना है, तब तो विथ और विदाउट दोनों पे लगी जाना चाहिए, ठीक है ना? सपोज करो ये 4 आदमी ही है तो सप्लाई हो जाएगा। इफ 4 होगा तो क्या हो गया बाबू? 25%। सिग्निफिकेंट होल्डिंग हो गया ना, मतलब एक्स सिग्निफिकेंटली होल्ड कर रहा है एओपी को, ये इसमें डायरेक्टर है, ये ऑफिसर है। हम लोग को क्लियर हो गया क्या ये बात? हम लोग को क्लियर हो गया क्या ये बात? तो अब हम देखिए हम लोग का स्टेटस कहां पर है। हम लोग शेड्यूल 1 में 2 पॉइंट कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट डे हम लोग 3 और 4 और आगे शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 करेंगे। ओके है क्या?
अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।